हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीसी सीरीज, जहाँ पे हम एक गोल के साथ टिके हुए हैं। आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बहुत बड़ी लंबी मेहनत के बाद, मतलब हमने पूरे कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद अब हम आ गए हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पर और हम अपने देखने वाले हैं। ठीक है, तो बस उम्मीद है मेरे साथ करते जाइएगा और जो तुमने रिवाइज करे होंगे पहले, ठीक है, और जो तुम नोट्स बना रहे होगे वो लेके बैठो। ठीक है, जिसमें तुम्हें क्या पता चलेगा कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से था, समझ रहे हो, वो सब पता चलेगा। और जो वहाँ पर भी थोड़े से अगर रह गए होंगे तो मैं वो यहाँ पे समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो अभी हम देखते हैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस वगैरह, और जिसमें तुम्हारे IUPAC भी आएंगे। वन शॉट नहीं देखा होगा अगर तुमने तो वो क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, और क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट एड ऑन है उसमें मैंने बताया था कि वन शॉट देख लेना IUPAC के लिए। ठीक है, तो चलो हम देखेंगे उसके क्वेश्चन भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो प्रॉब्लम 1, ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्या है तुम्हारा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस मे बी ऑब्टेन बाय, किस चीज से ऑब्टेन होता है? लिबिग मेथड, जेल्डाल मेथड, डुमास मेथड या विक्टर मेयर्स मेथड? तो सुनो, हमने पढ़ा है लिबिग सबसे बड़ी कैटेगरी किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस किस की होती है? कार्बन और कार्बन एंड हाइड्रोजन के को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? लिबिग मेथड का यूज करते हैं। समझ रहे हो? फॉर्मूला बताया था, सेम फॉर्मूला ही था, कार्बन का मास उसका CO2 का मास, समझ रहे हो, ऐसे निकाला था। उसके बाद जेल्डाल मेथड और डुमास मेथड, ये किसके लिए होता है तुम्हारा? नाइट्रोजन के लिए। याद आ रहा है? नाइट्रोजन के लिए याद आ रहा है? एक में 1.4 लेते थे, एक में 28 लेते थे, याद आ रहा है ना? ठीक है, चलो देखो अब उसके बाद आए तुम्हारी विक्टर्स मेयर। तो विक्टर्स मेयर मेथड में क्या होता है तुम्हारा? वॉलेटाइल सब्सटेंस का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, मॉलिक्यूलर मास किसका निकाल सकते हो तुम? वॉलेटाइल सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो ये याद रखना की बात है। चलो, तो इसका आंसर तुम्हारा डी हो गया। इजी था। अगर देखो, अगर तुम्हें ये पता भी नहीं है ना तो तुम सीधे कौन सी मेथड लगाओगे भाई? कि जो जो पता है तुम्हें, ठीक है, जैसे जिसका तुम्हें पता है कार्बन हाइड्रोजन, इसका तुम्हें नाइट्रोजन, इसका भी नाइट्रोजन, बचा क्या? ये बचा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो मतलब मेन चीज़ ये है, ज़रूरी नहीं है तुम्हें आंसर पता हो, लेकिन अगर तुम्हें ऑप्शंस के बारे में पता है तुम आंसर निकाल सकते हो। तो चलो अब देखो सेकंड, देखो क्या बोल रहा है? हेटेरोलाइटिक फिजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कोवेलेंट बॉन्ड गिव्स, ये तो बताया था। होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक बताया था ना कि नहीं बताया था? देखो एक बार और देख लो, क्या था? होमोथाइक, है ना, और एक तुम्हारा क्या था? हेटेरो। ठीक है, यही दोनों थे। होमो से क्या बनता था तुम्हारा? फ्री रेडिकल्स बनते थे। ठीक है, हेटेरो से क्या बनता था तुम्हारा? कार्बो, या तो कैटायन बनेगा या तो तुम्हारा कार्बो एनायन बनेगा, यही बताया था। या तो कार्बो कैटायन या तो कार्बो एनायन, या फिर कैटायन एनायन, दोनों बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या क्या दिया है? पहले तुम्हें दिया एनायन, फिर कैटायन, फिर फ्री रेडिकल, फिर बोथ A एंड B। आंसर क्या लगाओगे? ये देखो, दिख रहा है? ये देखो, कैटायन एनायन, है ना। आंसर लगाओगे तुम D, A एंड B। इजी जा रहे हैं अभी तो, ठीक है ना। चलो अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या बोला? द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन इज, नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफाइल। जब समझ गया हो तो क्या जुड़ेगा तुम्हारा? NO2 आके। ठीक है, क्या होगा? पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है ना, इतना तो हमें पता है। चलो अब इलेक्ट्रोफाइल है मतलब उसके पास कमी है, तो कहाँ पे जाके जुड़ेगा? जहां पर उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, इसका बोलने का मेरा मतलब ये है कि जो भी कंपाउंड क्या करेगा तुम्हारा? सिस्टम को इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, उस पर जाके जुड़ेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। तो चलो अपन ऑप्शन देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड बनाओ भाई जरा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ओपन करके बना रहा हूं। चलो ये बना तुम्हारा बेंजोइक एसिड। उसके बाद है तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन, चलो ये भी बना लो, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये होगा नाइट्रोबेंजीन, है ना। उसके बाद बेंजीन खुद अकेला तो सबको पता है भाई, बेंजीन सबको पता है कि ये होता है। अब मैं सर्कल लगा दूं तो भी सेम ही। चलो उसके बाद देखो टॉलुइन। टॉलुइन क्या होता है भाई? बेंजीन के ऊपर तुम्हारा CH3, यही होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, है ना। तो चलो जरा ग्रुप के बारे में बताओगे। ये क्या है तुम्हारा? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल है, ये आने वाला है, समझ रहे हो। और ये क्या करेगा? खींचेगा अपने साइड,
ये अपने साइड खींचेगा, बेंजीन तो खाली बैठा है, समझ गए हो। और ये क्या करेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, तो सिस्टम को क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है। तो भाई जरा जल्दी से बताओ, ये तो रिच कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब कि ये बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा तुम्हारा, टॉलिन होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर हमने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, समझ रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पढ़ा है ना, ये जो तुम्हारा आने वाला है, ठीक, ये क्या करेगा, इसके पास खुद भी तो है, लोन पेयर वगैरह भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपेट ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा, जितने अच्छे से कौन सा कर पाएगा तुम्हारा, CH3 कर पाएगा, ठीक है। अगर ऑर्डर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले CH3 आएगा, फिर तुम्हारा कौन सा आएगा, बेंजीन आएगा, सबसे लास्ट में ये आएगा, फिर ये आएगा, समझ गया। अगर मैं ऑर्डर लिखूं, इन सबको नाम दे दूं मैं, क्या ABCD, ये A, ये B, ये C और ये D। अगर ऑर्डर मतलब अगर ऑर्डर पे आ गया, ठीक है, तो क्या लिखोगे, D सबसे ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि वो प्लस आई है। उसके बाद तुम्हारा कौन सा है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कुछ ही नहीं है। उसके बाद तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारा A, फिर है तुम्हारा B। B क्यों है लास्ट में, क्योंकि वो खुद ही क्या है तुम्हारा, माइनस आई, समझ गए, ठीक है। माइनस आई वो क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा, इतना समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब तुम्हारा फोर्थ क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन्स 52.2% ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड 13.04% ऑफ हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी तुम्हें गिवन है कंपाउंड की 23। उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी, ये दिए तुम्हें। अब तुम्हें से इसमें से क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं भाई, सबसे पहले देखो चीज़ें क्या क्या है तुम्हारे पास, वेपर डेंसिटी, एक बार घुमा लिया करो नजर, वेपर डेंसिटी, ठीक है, कोई टाइम नहीं जाएगा इसमें। वेपर डेंसिटी से तुम्हें क्या पता चल गया, निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो तुम्हें इससे क्या पता चल गया, वेपर डेंसिटी, ठीक है। अगर मैं इसके इंटू 2 कर दूं तो क्या हो जाता है, वो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास आ जाता है ना। चलो अगर हमारे पास परसेंटेज है तो हमें एक चीज निकालना आता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता क्या है तुम्हारा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू टोटल ब्रैकेट में n, ठीक है। अब तुम पूछोगे n क्या है, तो n कैसे निकालते हो, n इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा, एम्पिरिकल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कनेक्ट कर पा रहे हो डॉट्स को, समझ रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखो वेपर डेंसिटी थी, मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा यहाँ से निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल गया, एम्पेरिकल मास हम निकाल ही सकते हैं, परसेंटेज हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से जाएगा तुम्हारा। चलो अब अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, तुम्हें क्या क्या गिवन है, कार्बन का गिवन है, कार्बन, ठीक है, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं। कार्बन का कितना है तुम्हारा 52.2% अपॉन कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, तो ये 12 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो उसके बाद देखो अब हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना दिया है तुम्हें, देखो यहाँ पर दिया 13.04% अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, समझ रहे हो, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 1, लिख दूं क्या सीधे ऐसे 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कैसे निकालोगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का यहाँ पर देखो ये सारे के सारे परसेंटेज में, परसेंटेज किस में होता है 100 के इक्वल में होता है ना भैया, 100 में से निकाल दो परसेंटेज, देख कम करो, इन दोनों को प्लस करो, 52.2 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 13.04 इज इक्वल टू 100, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मान ले रहा है x, है ना। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, तुम देखो यहाँ पे जाएगा x इज इक्वल टू 100 माइनस 52.2 प्लस 13.04, ऐसी कुछ आएगा, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 65 कुछ आएगा तुम्हारा, ठीक है। जब इसे यहाँ पर निकालोगे x इज इक्वल टू 100 माइनस 65 पॉइंट कुछ आ जाएगा ना, 65.024 ये आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब जब इसको निकालोगे x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू जाएगा तुम्हारा 34.76, ठीक है, ऐसी कुछ आएगा, क्लियर है। चलो x की वैल्यू तुमने निकाल ली, क्या आ गई देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे रख दोगे तुम, पुट कर दो यहाँ पे 34.76 अपॉन ऑक्सीजन का मास,
ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सीधे सीधे पुट कर दोगे तुम, कितना आएगा तुम्हारा 32। O2 का नहीं निकालना है, किसका निकालना, ऑक्सीजन का निकालना, तो यहाँ पे रख दोगे तुम 16, क्या आएगा 16। ये तो हमें पता ही है ना। चलो चलो, थोड़ी बहुत मस्ती जरूरी है यहाँ पे। देखो अब इनको जब तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वैल्यू क्या आने वाली तुम्हारी, देखो 4.35 ऐसा आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो वही आएगा 13.04, ठीक। इसको देखोगे तो जाएगा 2.17 कुछ, ठीक है। तो देखो आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इनको। देखो देखो रेशियो क्या है तुम्हारा, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन, ठीक है। क्या है तुम्हारा रेशियो, फिर से लिख लो, यहाँ पे जाएगा 4.35 रेशियो 13.06, ठीक है, 13.04 सॉरी, ठीक है। यहाँ पर रेशियो फिर जाएगा तुम्हारा 2.17। इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो क्या आएगा, एकदम सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या आने वाला है तुम्हारा, ये देखो, ये जाएगा तुम्हारा C2 2 रेशियो 6 रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा ये 1 2 रेशियो 6 रेशियो 1, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बना, C2H6 ऑक्सीजन। ये बन गया तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बना ये तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो ये तो आ गया तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मैं क्या करूं, अगर इसका मास निकाल लूं, अगर मैं इसका मास निकाल लूं तो कितना आएगा, देखो 2 × 12 तो कार्बन का, प्लस 6 × 1, ठीक है, इन प्लस इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा 16, यही होगा, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे 18 प्लस कितना आ जाएगा तुम्हारा 46, ऐसी कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे ये 24 प्लस तुम्हारा 6 प्लस 16, ठीक है, कितना आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 46, ये आएगा 46, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये आ गया तुम्हारा एम्पेरिकल मास, है ना। तो मैं क्या चाहिए अब, अगर मैं n निकाल लूँ, कैसे निकालूंगा, मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। तो जस्ट मॉलिक्यूलर मास निकालो, कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला अभी लिखा है अपन ने, 2 × वेपर डेंसिटी कितनी दी है 23, ये कितना जाएगा 46, ठीक है, ये भी हो गया। अब n की वैल्यू निकालो, n = 46/46, ये देखो एम्पेरिकल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 46, तो n = क्या आएगा तुम्हारा, n = 1 आ गया, ठीक है। जब n = 1 आ गया तो बस यहाँ पे पुट कर दो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला कितना है तुम्हारा, ये है ना। चलो देखो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, ये देखो C2H6 ऑक्सीजन, और n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लगाओ ना लगाओ बात तो वही जाएगी। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा भाई तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अगर ये ऑप्शन में दिख रहा है तो टिक कर दो, C2H6 हो, C4H8 नहीं, C3H8 नहीं, C2H6 हाँ, ठीक है, C5H8 तो है ही नहीं, 5 तो है ही नहीं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। बस चलो फिर, ये तो निकाला है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम लोगों ने, 1 शॉट में भी दिया हुआ था, ठीक है। ये चलो अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू जेल्डार मेथड। जेल्डार मेथड है, मतलब ये तुमसे पूछ लेगा कि अब नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालो, ठीक है, या परसेंटेज निकालो। यहाँ पे देखो अब बोल रहा है वो, अमोनिया इवॉल्व वॉज एब्जॉर्ब इन 50 ml ऑफ H2SO4, ये तो प्रोसेस ही बोलती है, ठीक है। द रेसिडुअल एसिड नीडेड 60 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये बोल रहा है कि जो एसिड तुम्हारा बच गया, ठीक है, वो उसको 60 ml NaOH लग रहे हैं न्यूट्रलाइज होने के लिए, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज होने के लिए 60 ml NaOH लग रहा है। चलो देखो, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड। तो सुनो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं क्या करूँ, जो मेरा एसिड बच गया है, ठीक है, जो मेरा एसिड बच गया है उसका वॉल्यूम मैं जान लूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो चुका है या कितने वॉल्यूम के अंदर तुम्हारी अमोनिया प्रेजेंट है। कैसे, देखो हमारे पास एक वॉल्यूम ml में है, एक वॉल्यूम मेरे पास H2SO4 का ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मैं कंज्यूम भी निकाल लूँ, कितना मतलब तुम्हारा कितना निकल चुका है, फ्री एसिड बचा है, तो मैं मेरे पास क्या जाएगा, कंज्यूम वॉल्यूम में जाएगा। मतलब चलो अपन एक बार निकाल के देख लेते हैं, तब समझ में जाएगा। देखो मुझे क्या दिख रहा है, मैंने बोला है मुझे वॉल्यूम चाहिए है जितना बच गया है, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम निकाल रहे हैं अभी हम। यहाँ पे ध्यान दो कि 0.5 मोलर, ठीक है, किसका 60 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने H2SO4 लगा होगा, x ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 लगा होगा, ठीक है। मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, कैसे निकाल सकते हो, M1V1 कर लो, वो बात अलग है, वो मैं तुम्हें दूसरे तरीके में बताऊंगा, ठीक है। कैलकुलेशन हम 2 तरीके से देखने वाले हैं इसकी। ये देखो ये हो गया तुम्हारा। अब मुझे पता है कि अगर एक बेस है, ठीक है,
और एक सामने वाला एसिड है। तो इसको ऐसा समझो, अगर 5 ml बेस होगा तो 5 ml एसिड होगा जब जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर ये वाला बेस देता है 1 OH माइनस, तो ये वाला दे रहा है 2 H प्लस आयन, तो ये तो भाई न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हमें H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए। इसको इक्विमोलर करने के लिए कैसे कर सकता हूं मैं कि OH माइन अपॉन 1/2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लेके आ गया, एज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो देखो मुझे इसका वॉल्यूम पता है, मतलब 60 ml 60 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH लग रहा है किसके लिए, तुम्हारे H2SO4 के लिए। तो H2SO4 कितना आएगा जरा ये बताओ, क्योंकि इसका हाफ है सीधा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो 1/2 है तो कंसंट्रेशन पुट करो 60/2 ml ऑफ 0.5 मोलर, ठीक है। क्या आएगा तुम्हारा फिर H2SO4 इक्वल किसके होगा तुम्हारा 60 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH के, ठीक है। तो इस कितनी वैल्यू जाएगी इसकी, ये जाएगा तुम्हारा 30 ml। इतना क्लियर, 30 ml आ गया, इतने में समझ में आ गया ना, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं हुआ है, क्या करना था, ये 1 OH देता, ये तुम्हारे देता 2 H प्लस, इसका हाफ कर दो, तुम्हारी वैल्यू किसकी जाएगी H2SO4 की जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे उसको डिटेल में बताया, ठीक है। इसके पास 1 OH था, इसका हाफ कर दो, सीधे तुम्हारा H2SO4 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 H प्लस देता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हमारे पास 30 ml आ गया, जो तुम्हारा बच गया था एसिड, रेसिडुअल एसिड आ गया, ठीक है। अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ कि कितना कंज्यूम हो गया, तो देखो एसिड कंज्यूम्ड, एसिड कंज्यूम कितना कंज्यूम हो गया, 50 ml हमारे पास ऑलरेडी था, हमें दिख रहा है, देखो 50 ml ऑफ 0.5 मोलर, ठीक है। 50 ml हमारे पास ऑलरेडी था स्टार्टिंग में, ठीक है, जिसमें से तुम्हारा 30 ml को किसने न्यूट्रलाइज कर दिया, तुम्हारे NaOH ने, मतलब कि 30 ml तुम्हारा बच गया। तो कितना कंज्यूम हो गया, 20 ml तुम्हारा क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, कंज्यूम्ड, ठीक है। तो तुम्हारा 20 ml ऑलरेडी कंज्यूम हो गया। तो जो 20 ml तुम्हारा कंज्यूम हो गया उसके अंदर ही अमोनिया होगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 20 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 के अंदर कुछ x ml ऑफ क्या होगा 0.5 मोलर NH3 होगी, अमोनिया गैस होगी, ठीक है। 20 के अंदर ही तो अमोनिया प्रेजेंट होगी ना। अब इसको फिर से वही लॉजिक से समझो, ठीक है। ये तुम्हें कितना देगा, 2 H प्लस देगा, ठीक है, ये 2 H प्लस देगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू, समझना इसको, जब इज इक्वल टू ये NH3 कितने H प्लस ले सकता है, तब जाके बेस होगा ना वो, कितने H प्लस ले सकता है अपने लोन पर, कितना शेयर कर सकता है, वो एक ही कर सकता है, ठीक है। तो ये एक NH3 शेयर कर सकता है। तो इसको इक्वल लाने के लिए मुझे 2 का इंटू करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, इसके वॉल्यूम में 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 20, तो कितना जाएगा 40 ml ऑफ 0.5 मोलर NH3 है तुम्हारा, क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। समझो, अब इसको समझो कि 20 ml H2SO4 को लग गया, तुम्हें 20 ml H2SO4 लग गया, कितने ml 40 ml 0.5 मोलर NH3 को न्यूट्रलाइज करने में, मतलब तुम्हारे 20 ml H2SO4 के अंदर 40 ml NH3 प्रेजेंट है। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं आई, ठीक है। तो बताओ, अब NH3 तो तुम्हें मिल गया, अब यहीं से चलेंगे हम आगे, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। कितना आया तुम्हारा 40 ml ऑफ 0.5 मोलर NH3 तुम्हारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो जरा बताओ कि 1000 ml ऑफ 1 मोलर NH3 के अंदर कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो वो होगा तुम्हारा 14 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। हमें तो सिर्फ नाइट्रोजन से ही तो मतलब है, ठीक है। तो ये बताओ 40 ml ऑफ 0.5 मोलर NH3 के अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 इंटू 0.5 इंटू 40 अपॉन यहाँ पे कितना जाएगा 1000, तो रख दो 1000, कोई दिक्कत, 1 रखना है 1 भी रख दो इंटू 1, अब वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। 0.5 को मैं लिख सकता हूँ इंटू 1/2, ठीक है।
थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये देखो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। ये कितना जाएगा तुम्हारा, देखो 28, 0.28 ग्राम, बस आ गया 0.28 ग्राम, ठीक है। तो अमोनिया के अंदर 0.28 ग्राम प्रेजेंट है, तो बस अब सीधा सीधा परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0.28 किसके अंदर प्रेजेंट है तुम्हारे, 0.5 ग्राम के अंदर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो। जब इसको सॉल्व करोगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा तुम्हारा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा तुम्हारा 56%। इतना क्लियर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं आई ना, ठीक है। तो अगर तुम्हें उस कैलकुलेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है तो एक बहुत अच्छी सी चीज बता रहा हूं, उसको तुम डायरेक्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, देखो जल्दी से देखना, ठीक है। अगर मैं एसिडिटी इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करूं, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था, ध्यान दो यहाँ पे, क्या तुम्हारा कितना था, 60 ml ऑफ कितना था, 0.5 मोलर NaOH था। हमें निकालना क्या था, हमें वॉल्यूम निकालना था किसका, VML लिख रहा हूं मैं, ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 का। देखो समझना, एसिडिटी मतलब ये कितना देगा, 2H प्लस देगा, तो एसिडिटी कितनी हो गई, 2। ये कितना देगा तुम्हारा, बेसिसिटी मतलब OH माइनस कितना देगा, 1 देगा, तो ये 1 हो गया। वॉल्यूम किसका चाहिए, इसका चाहिए, सब सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या जाएगा, देखो अगर मैं मोलैरिटी का रखूँ तो 0.5 इंटू, ठीक है, अगर मैं एसिडिटी की बात करूँ तो कितना आएगा ये, ठीक है, इंटू 2 एसिडिटी आ गई H2SO4 की, इंटू तुम्हारा वॉल्यूम कितना है नहीं पता है, X इज इक्वल टू बेसिसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है, इंटू मोलैरिटी कितनी है 0.5, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 60 ml, इसको कैलकुलेट करो, X इज इक्वल टू हो जाएगा 30 ml। ऐसे सीधे सीधे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेम अमोनिया का भी निकल जाएगा, आ गया 30 ml, फिर तो कंज्यूम का निकाल ही लोगे, 50 माइनस 30 20 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर वहां से तुम वैसे ही निकाल सकते हो अमोनिया का भी, ठीक। तो ये एक तरीका भी है, तो ये हमारा मेन है, ठीक है। इतना बड़ा ना करके मैं ये भी समझा सकता था, लेकिन वो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मैं तुमसे कहूँगा वही करो, क्योंकि वही ज़्यादातर लगता है, ये ज़्यादातर नहीं लगता है। यहाँ पर वैलिड था तो बताया, ठीक है ना, ये वाला तुम लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ गया हमारा आंसर क्या था, 56, ठीक है। तो वरना जाके भूल जाओ, ये था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, डाइक्लोरोइथेन शोज, ठीक है, इथीन है अभी, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, डाइक्लोरोइथीन। तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, इथीन तो बना ही सकते हैं अपन, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। ये क्या क्या शो कर सकता है जरा बताओ। यहाँ पे देखो, अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे लिखना चाहूँ, ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे तुम, सिस आइसोमर, सिस आइसोमर, है ना। चलो अब अगर एक तो ये बन गया, एक और बन सकता है तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे तुम्हारा Cl हो जाए, यहाँ पर तुम्हारा एक H, अभी नहीं बनेगा, अब यहाँ पे क्या लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, ये बन गया तुम्हारा कौन सा, ट्रांस। तो ये बना दो ट्रांस आइसोमर, क्या बना तुम्हारा, ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो पहले पे अपॉइंट कर देते हैं टिक, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। दूसरी चीज क्या, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन पोजीशन बदल जाए। तो चलो देखो, एक तो तुम्हारा यही हो सकता है, एक तो तुम्हारा यही हो सकता है ना, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है तुम्हारा, अगर मैं क्या करूं, कार्बन क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन जोड़ दूं, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H जोड़ दूं, नेमिंग तो चेंज हो जाएगी, यहाँ पर डाइक्लोरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डाइक्लोरो नहीं था, समझ गया, एक ही कार्बन पे 2 हो जाएगा ना, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जेमिनल बोल सकता हूँ। अगर एक ही कार्बन पे दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसको जेमिनल बोलते हैं, उसके साइड में होता तो विसिनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। अब नन तो ऑप्शन अपन ने पहले ही सोचा था कि भाई नहीं हो सकता, दिमाग में तो अपन ने थोड़ा सा आया गया था ना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा बोथ, ठीक है, आंसर हो जाएगा बोथ, क्लियर, ठीक है। अब अगर मेटामेरिज्म पूछ लेते तो वो भी नहीं होता, इतना क्लियर है। चलो अब चलो अपन चलते हैं 7th वाले पे। देखो अब तुम्हारा 7th वाला बोला नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये दिया है,
ठीक है, क्या है अब तुम्हें बताना है कितने नंबर ऑफ आइसोमर बन सकते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, तो चलो हमें फॉर्मूला एक पता है कि क्या होता है तुम्हारा C2N होता है, A इज इक्वल टू 2N होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या बताता है कि अगर तुम्हारे पास कायरल कार्बन है, ठीक है, कायरल कार्बन के तुम्हारे पास नंबर पता है, तो तुम ये बता सकते हो कि उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे। ठीक है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, कितने आइसोमर बनेंगे। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, एन है तुम्हारा नंबर ऑफ कायरल कार्बन, जिसको कई लोग चिरल भी बोलते हैं, समझ गए हो, वही है तुम्हारा कायरल। ठीक है, चिरल कार्बन जैसे तुम्हें जो बोलना है बस सही से लिखना है। चलो यहाँ पे देखो, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अब तुम्हें लिखना तो है नहीं, होगा ही तुम्हारी, तुमने निकाल लिया, अब तुम्हारा क्या निकाल लिया, वहाँ पे तुमने एनसीईआरटी बस पढ़ के निकाल लिया तुमने एग्जाम। चलो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कायरल कार्बन, यहाँ पे ध्यान दो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर वो ये नहीं लिख के देता तो तुम्हें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। तो चलो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड है। ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड वाला सोकर एक कीटोन वाला भी होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितने बनेंगे, फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूँ मैं, एक तो हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा यहाँ बना देंगे। छठवा क्या है तुम्हारा CH2OH। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो, तीसरा कार्बन घुमा दो, तीसरा कार्बन घुमा दो, यहाँ पे देखो ये पहला है, यहाँ पे लगा दो OH, ये H। ठीक है, यहाँ पे अब ये तीसरा कार्बन है, ये घुमा दो, बाकी पूरा सेम OH OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, सिर्फ तीसरा कार्बन घुमाना है, बाकी OH 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 सेम लगा देना। ठीक है, OH 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 है, ये हो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे OH लिख देना तुम सही से, मैंने O साइड से लिखा है, बॉन्डिंग वहाँ से करी। ठीक है, कहीं से भी करो, यहाँ पे समझ गए इतना। तो अब सुनो, नंबरिंग कहाँ से होगी तुम्हारी, यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऊपर है। कायरल कार्बन कितने हैं मैटर वो करता है कि तुम्हें पता है कि नहीं। ठीक है, तो एक कायरल कार्बन इतना यहाँ पे होता है, एक कायरल कार्बन यहाँ पे होता है, तो 4 कायरल कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। ये तो नॉर्मली पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, कि ग्लूकोज के अंदर होते हैं 4 कायरल कार्बन या फिर चिरल कार्बन। ठीक है, अब 4 तुम्हें दिख रहे हैं, सीधे फॉर्मूला में पुट कर दो, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, 4 × 4 16, मतलब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 16। आंसर लगा देना, अगर तुम्हें दिख रहा है 10 नहीं है, 16 है, 14 नहीं है, 20 नहीं है। समझ गए, क्लियर इतना, बस ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, वहाँ पे तुमसे बन जाएगा। ठीक है, अगर नॉन सिमेट्रिकल है, समझ रहे हो, नॉन सिमेट्रिकल है और कायरल कार्बन उसमें एक्टिव सेंटर है। ठीक है, कायरल कार्बन ऐसा है तो तुमसे बन जाएगा, सीधे लिख देना तुम 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब आंसर तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो देखो अब तुम्हारा बोल रहा है 8th वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन मतलब कार्बन कैटायन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा इनमें से ज्यादा स्टेबल है ये बताना है तुम्हें। तो अब इसमें तुम थोड़े से फंस जाओगे, कैसे फंस जाओगे, चलो अपन देख लेते हैं। सर ये टर्शरी है, हमें पता है, सबसे पहले हमें कार्बोकैटायन के बारे में कितनी जानकारी है, देखो कार्बोकैटायन, ठीक है, क्या होना चाहिए, टर्शरी होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी हो तो अच्छा, या फिर प्राइमरी ना हो, अब हो ही ना। ठीक है, सबसे अच्छा टर्शरी होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे तुम्हारा टर्शरी है, यहाँ पर भी टर्शरी है। ठीक है, ये कौन सा है तुम्हारा, बेंजाइल है, बेंजाइल है। यहाँ पे क्या लगेगा, रेजोनेंस लगेगा, है ना। अब यहाँ पर देखो ये भी टर्शरी है। ठीक है, तो चलो इससे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, टर्शरी टर्शरी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हो सर, यहाँ पर ध्यान दो, ये 5 मेंबर है, ये 5 मेंबर, 5 मेंबर, 5 मेंबर, ये 3 मेंबर, ठीक है, ये 6 मेंबर, ठीक, और यहाँ पे कोई मेंबर नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा इनमें से कुछ ना कुछ फॉर्मूला मतलब तुम्हारा आंसर होने वाला है। अब एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन मैं तुम्हें वहीं रोकना चाहता हूँ। ठीक है, वो तुम बहुत अच्छे से सही जानते हो, एकदम सही जानते हो, लेकिन अगर तुमको ये दिख गया, साइक्लोप्रोपेन दिख गया, ठीक है, यहाँ पर कार्बोकैटायन जो है 3 साइक्लोप्रोपेन से जुड़ा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो साइक्लोप्रोपेन है ये वर्क करता है एक ईन की तरह, मतलब अल्कीन की तरह, समझ गए, एक अल्कीन की तरह वर्क करता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें आ जाता है कौन सा, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। तो याद रखना डांसिंग रेजोनेंस के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तुम्हारा कार्बोकैटायन, जिससे
3 साइक्लोप्रोपेन जुड़े हुए हैं। इतना क्लियर है? क्यों? फिर से सुन लो, साइक्लोप्रोपेन जो जुड़े हुए हैं 3 किससे? कार्बोकैटायन से, वो एक एक्ट करते हैं डबल बॉन्डेड एटम जैसा, समझ गए? एक ईन की तरह, ईन की कंपाउंड की तरह वर्क करता है, जिसके कारण यहां पर शो होता है डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो ये रेजोनेंस था। अगर तुम्हें को ये दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये रेजोनेंस था, मगर ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, वहां पे तो हम बात ही नहीं करेंगे। इतना समझ में आ गया? जहां पर भी डांसिंग रेजोनेंस देखे तुरंत टिक कर दो। इतना क्लियर है? ठीक है। और अगर मान लो ये आ गया, तुम्हें एक ऑप्शन में दिख रहा है, सीधे लगा देना। और अगर और भी ऑप्शन आ जाते, मान लो तुम्हारा ऑप्शन क्या आ सकता है, तुम्हारा यहाँ पे आ सकता है कि भाई CH2, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C6H5 मतलब फिनाइल, और यहाँ पर भी C6H5 मतलब फिनाइल, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन हो, तब भी क्या होगा? तब भी यही वहाँ भी पड़ेगा। क्लियर है? जितने भी आ जाए तुम्हारे, यहाँ पे क्या हो सकता है तुम्हारा C6H5 C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे CH2+, तब भी यही याद रखना ये बात, ठीक है ना? जब भी तुम्हें देखिए दिख जाए डांसिंग रेजोनेंस लगाओगे तुम। इतना क्लियर है? चलो अब अपन आगे चलते हैं। ये वाला मैंने बताया नहीं था उधर, लेकिन मैंने इधर बता दिया, ठीक है, तो अपन कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। चलो अपन आगे चलेंगे। अब ध्यान दो, अब तुम्हारा 9th वाला बोल रहा है कि हेटेरोलाइसिस ऑफ प्रोपेन विल यील्ड क्या क्या बनाएगा, जरा बताओ दो। प्रोपेन क्या होता है तुम्हारा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही होता है प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो यहाँ पर अगर तुम बॉन्ड तोड़ते हो, कौन कौन से तोड़ सकते हो? एक ये बनेगा तो सिमिलरली, ठीक है, एक बनेगा और 2 टूटेगा। अगर इसको तोड़ोगे तो ये यहाँ पे क्या होगा? ये 1 टूटेगा, यहाँ पे 2 टूटेंगे। सिंपल सी बात है ना? टूटेगा तो वैसे ही तुम कैसे भी तोड़ लो, तोड़ के देख लो। चलो ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड तोड़ता हूँ ये वाला, तो बात ये आती है, ये क्या है तुम्हारा? हेटेरोलाइसिस, ठीक है, क्या है तुम्हारा? हेटेरो या फिर हेटेरोलाइसिस, ठीक है, हेटेरो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, हेटेरो, ठीक है ना? चलो हेटेरो ऐसे बोलता हूँ, मजा आता है बोलने में। चलो यहाँ पे देखो हेटेरोलाइसिस है, मतलब क्या होगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, एक ज्यादा ले जाएगा एक कम ले जाएगा, तो ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। फ्री रेडिकल क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो पहले हटा दो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर तो तुम्हारा ये बन गया, तो एक प्लस बनेगा एक माइनस बनेगा, तो तुम्हारा ये भी गया, ये दोनों प्लस हैं। देखते सही, हटाते चलो ना, दो बचे, अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, एक ये या एक ये। अब बात आती है कौन सा लगाएं, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा CH3 और यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 CH3। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं इसको प्लस देता हूँ, इसको माइनस देता हूँ, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा तो ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा? बताओ। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लगाता हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव लगाता हूँ, ठीक है, चलो दूसरा भी देख लेते हैं। CH3 यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे मैं लगाता हूँ CH2+ और ये CH3, तो बस समझना, कॉन्सेप्ट समझ लो बस, तो ऐसे ही लगा दोगे तुम तो टिक। यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है लेकिन इसके पास ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्लियर? चलो यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसके पास नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो ये वाला ज़्यादा बनने वाला है ना, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वैसी की यील्ड ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? CH3- और यहाँ पे CH2 कार्बोकैटायन CH3, ठीक है, तो बस जोड़ दो, कहाँ पे है तुम्हारा? ये तुम्हारा B, CH3- और CH3 CH2+। क्लियर ना भाई? बस वही लगाओ कॉन्सेप्ट। ये डोनेट करेगा, डोनेट किसको करेगा? जिसको जरूरत होगी ना, जिसके पास एक ऑलरेडी होगा उसको थोड़ी कर देगा, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। इतना क्लियर है? बस यही कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते चलो। चलो अब अपन 10 देख लेते हैं। देखो अब तुम्हारा बोला द शेप ऑफ CH3+ मतलब कार्बोकैटायन, ठीक है, इज क्या है तुम्हारा? बता। तो कार्बोकैटायन का तुम्हें पता ही होगा। यहाँ पर देखो कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, और उससे क्या जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ऐसा होगा, एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। तो जरा बना दो, ये देखो, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये H और यहाँ पर तुम्हारा ये एक बोल्ड में, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा बोल्ड में, ठीक है, ऐसी कुछ होगा। यहाँ पर ऐसा, ये बन गया तुम्हारा बोल्ड में। एक होगा अबव द प्लेन और एक होगा तुम्हारा बिलो द प्लेन। उसके बाद होता है इसके पास क्या? एक होता है वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। तो जरा बताओ भाई शेप क्या बना? यहाँ पर देखो शेप कौन कौन से दिए तुम्हारा? स्क्वायर प्लेनर बना क्या? नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल बना क्या? ये भी नहीं बना। नन ऑफ दिस, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो नन ऑफ दिस है क्या? कुछ नहीं, तो अपन ने पहला ऑप्शन देखा ही नहीं। यहाँ पर बनता है तुम्हारा ट्रायंगुलर प्लेनर। ये हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बोकैटायन इसका जो शेप है वो क्या होता है तुम्हारा? ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर।
हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी, sp2 पढ़ी तो हुई है हमने, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अभी देखा था हमने, ऑर्डर ऑफ का तुम्हारा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल किसके साथ होता है, 3 2 1। चल ये लिख लो, इतना टोटल तुम्हें इतना समझ में आ जाएगा, इतना क्लियर है, ठीक है। और बाकी का अपन ने अभी रेजोनेंस वगैरह देखे थे, तुम्हारा डांसिंग रेजोनेंस वगैरह, ठीक है, इतना क्लियर। चलो अब 11 देखो। देखो प्रॉब्लम 11 क्या बोला तुम्हारा, फ्रेयन 114 इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, इट्स केमिकल नेम इज 1,2-डाइक्लोरोटेट्राफ्लोरोइथेन, 1,2-डाइक्लोरोटेट्राफ्लोरोइथेन, ऐसे तुम गाना बना लो। चलो यहाँ पे देखो, इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज, बताओगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब आईयूपीएससी वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखो लिखा है इथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन होने चाहिए, सब में है क्या, 1 2 1 2 1 2 3, ये खत्म, पहले ही गया। चलो यहाँ पे देखो, अब उसके बाद बोला है उसने टेट्राफ्लोरो, और मतलब कि 4 होंगे तुम्हारे फ्लोरीन, 2 होंगे तुम्हारे क्लोरीन, और कहाँ पे होगा, 1 और 2 पे, बात एक ही है, 1 2 पे अगर क्लोरीन है मतलब इथेन है तो वो तो वही काउंट होगा 1 या 2, ठीक है। यहाँ पे देखो अब क्या बोल रहा है, 4 फ्लोरीन, 1 2 3 है इसमें, तो ये भी गया। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये भी गया। यहाँ पे देखो बचा ये 1 2 3 4, ये बन गए 4 फ्लोरो 2 क्लोरो इथेन, देख गया, हो गया तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारा, देखो 1 ये 2, तो 1 2 डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन, है ना। चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या जाएगा, देखो ये देखो डाइफ्लोरो 1 2 3 मतलब 1 1, ठीक है, यहाँ पे जाएगा 1 1, है ना, और फिर आएगा तुम्हारा, फिर आएगा 2 क्लोरो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो तुम्हारा ये प्रोपेन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहले ही हटा दो। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी, आंसर इज डी, आंसर है तुम्हारा डी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, बस ऐसे निकाल के अपन ने बना लिया। चलो अब 12th देख लेते हैं। देखो अब तुम्हारा बोल रहा है, द ब्लड रेड कलर्ड कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर इज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ब्लड रेड कलर देता है, ठीक है, जब तुम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो किसकी, नाइट्रोजन और सल्फर की। तो यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा, जब तुम सोडियम एक्सटेट बनाओगे जिसके अंदर होगा कार्बन, नाइट्रोजन और तुम्हारा क्या होगा, सल्फर। अगर सल्फर नहीं होता तो NaCN बनता। अब क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा NaSCN, ये हमें पता है, ठीक है। चलो उसके बाद हम किसके साथ कराते हैं, NaSCN को हम ट्रीट कराते हैं जो आयरन की होती है 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या होगा, FeCl3 के साथ कराओगे भाई तुम, है ना। यहाँ पर तुम्हारा क्या बना लेता है वो, FeSCN होल थ्राइस, ठीक है, प्लस 3 मोल ऑफ NaCl निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे 3 लगा दो, जिसके कारण इसके कारण तुम्हारा क्या आता है, जिस कलर का मेरा पेन है, अब नोटिस करा तुमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेड कलर, रेड कलर, और ऐसा वैसा रेड नहीं, ब्लड रेड, ब्लड रेड बोलने में भी अच्छा लग रहा है ना, ब्लड रेड कलर आ जाता है इसके कारण, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे क्या है, FeSCN3, ये है तुम्हारा, ठीक है। बस यही तो पता होना चाहिए भाई, तुम्हें टेस्ट ही अगर पता है ना, सीधे तुम आंसर निकाल सकते हो, ठीक। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, आंसर को फेयर करो, समझ गए इतना। चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला, ये था, दूसरा ये था, है ना। और अगर बताओ यहाँ पर ऐसा कंपाउंड बनता जो प्रूशियन ब्लू देता, तो क्या होता तुम्हारा, वो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में यूज होता है, NaCN होता वो, Na साइड, उसमें सल्फर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दिया, ये वाला आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा IUPAC वाला अपन ने क्वेश्चन एक चूज किया है, क्या है तुम्हारा, नेम द कंपाउंड गिवन बिलो इज, ये है भाई, ठीक है, नेम ऑफ द कंपाउंड। अब बताना है तुम्हें कैसे करोगे। तो इसमें मैं चाह रहा था कि तुम्हें ऑप्शन दूं ही ना, लेकिन क्योंकि नीट है तो तुम्हें ऑप्शन चाहिए रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक है, अगर ये नहीं आया तो आगे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सोचो कि तुमने अभी तक ऑप्शन देखे ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन देखे नहीं, और अब ट्राई करो, ठीक है ना, थोड़ा टफ करो अपने आप को भाई, समझ रहे हो, कहते हैं ना कि कंफर्ट लेवल से बाहर निकलो, तो वैसे निकलो। ऑप्शन के बिना अगर आंसर आ रहा है तुम्हारा तो तुम तो प्रो हो गए। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 बना लो सीधी सीधी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गई, यही चेन बनी, ऐसी बना, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने CH3 को भी एस में लिख दिया है
है ना। अब ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, CH3 बात वही है, यहाँ पे लिख लो CH3, वरना बोलो सर क्या कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके बगल में जो 1 2 तीसरे पे जोड़ा है तुम्हारा क्या 1 2 3 पे जोड़ा है तुम्हारा CH3, और चौथे पे जोड़ा है तुम्हारा यहाँ पे देखो ये एक कार्बन है ना, ठीक है, और ये है, तो यहाँ पे जोड़ दो जरा, एक ये कार्बन है और एक यहाँ पे CH3 है। कार्बन बस दिखा रहा हूँ कार्बन है, बैलेंस ही मैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ, है ना। यहाँ में पता है क्या CH2 आएगा वहाँ पे। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग में सबसे पहले क्या करते हो तुम, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, यही होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब ऐसे चल रहे हो तो 8 आ रहा है, ऐसे चल रहे हैं जब, कैसे चल रहे हो, जब ऐसे चल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो 6 आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे से ऐसा आ रहा हूँ तो 6 आ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो कर ही नहीं सकते चूज। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ, लंबा सा आ रहा हूँ, तो क्या आते आ रहे हैं मेरे 7 आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन है 8, मतलब सीधे चलोगे तुम। तो चलो अपन चल लेते हैं 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए। अब बात ये आती नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से कि यहाँ से। देखो जहाँ से तुम्हारा साइड चेन पास पड़ रहा है, जहाँ से तुम्हारा साइड चेन पास पड़ रहा है वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 पे पड़ रही है तुम्हारी इथाइल वाली चेन, और 6 पे पड़ रही है तुम्हारी मीथाइल वाली चेन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब कहाँ पे पढ़ रहा था, अगर मैं यहाँ से ऐसा नंबरिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे पढ़ रही है 5 पे, और ऊपर पढ़ रहा है मेरा, यहाँ पे पढ़ रहा है मेरा 5 पे इथाइल, और 6वें पे पढ़ रहा है मेरा मीथाइल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, देखो 1 2 3 पे पढ़ रहा है मेरा मीथाइल, ठीक है, 4 पे पढ़ रहा है मेरा इथाइल। ठीक है, और फिर बाकी का ऑक्टेन तो वो है ही। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से लोएस्ट नंबर मिल रहा है तुम्हारे साइड चेन को, मतलब लोअर लोकेंट रूल, समझ रहे हो, सारे रूल लगा दो यहाँ पे। देखो तो तब क्या आएगा तुम्हारा, देखो तीसरे पे मिथाइल है, चौथे पे इथाइल है, अल्फाबेटिक वाइज लिख दो, यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम। ठीक है, क्या है तुम्हारा ऑक्टेन है, तो पहले ही लिख दे रहा हूँ मैं ऑक्टेन, अल्फाबेटिक वाइज नंबरिंग होगी। 4 पे क्या है तुम्हारा इथाइल, तो 4 इथाइल, तीसरे पे क्या है मिथाइल, 3 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, क्या है 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन आंसर। ठीक है, 3 इथाइल 4 इथाइल नहीं हो सकता पॉसिबल, नंबरिंग पता नहीं कहाँ से करी होगी उन्होंने। यहाँ पे देखो क्या है 3 इथाइल, यहाँ पे तीसरे पैरा 1 2 3, यहाँ पता नहीं कहाँ से करी 1 2 3, यहाँ से करी है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, तब भी साथ ही आ रहे थे ना। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते हम। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है 2 3 डाई इथाइल, कहाँ से दिख रही डाई इथाइल कहाँ से दिख रही तुम्हें, ये तो है ही नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। चलो इसके बाद क्या है 5 इथाइल 6 मिथाइल, 5 इथाइल 6 मिथाइल, कैसे पॉसिबल है, जब वहां से आओगे तुम। ठीक है, वो तो हमें फॉलो ही नहीं करना। ठीक है, अगर मैं यहां से आ रहा हूं तो ठीक है तब ये सही है, वरना अभी गलत है। आंसर क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा आंसर भाई, आंसर में कंफ्यूज मत हो जाना, ये है तुम्हारा आंसर, है ना। क्लियर है, ये था आईयूपीएससी का कमाल, है ना। चलो अब आगे चलो, देखो अब तुम्हारा कौन सा है 14 बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बो एनायन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी, तो जो मैंने पढ़ाया है वही यहाँ पे आया है, समझ रहे हो कैसे। देखो ये सारे के सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, याद करो CH2+, ठीक है, बेंजाइल कार्बो एनायन, ठीक है, बेंजाइल कार्बो एनायन। ठीक है, तो ये वाला वही है, इतना हो रहा है, पता चल रहा है ना इससे। ठीक है, चलो अब हमें आगे चलना है, देखना है क्या स्टेबिलिटी किसकी। ये क्या है तुम्हारा, चलो सारी की बात कर लो, ये क्या है तुम्हारा -I, ये भी है तुम्हारा -I, ये भी है तुम्हारा -I। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं है, यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने -I की बात कर ली। -I क्या करेगा, अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा पास लगा रहेगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल करेगा। तो यहाँ पर सबसे पास कौन सा है, ये वाला, फिर ये है, फिर ज़रा ये बताओ ये इससे स्ट्रॉन्ग है या कम है, बताओ। NO2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है -I उसका, या फिर किसका होता है तुम्हारा OCH3 का, ज़रा बताओ OCH3 का किसका स्ट्रॉन्ग होता है, NO2 का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है -I। ठीक है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, NO2 को। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पे तो कुछ जुड़ा ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ ऐड ही नहीं है, तो वो जैसा है वो अपने साथ खेलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो माइनस, यहाँ पे सिंगल, फिर आ रहा है डबल, तो यहाँ पे तो पॉसिबल बहुत कम है ना स्टेबिलिटी की,
समझ रहे हो ना, माइनस सिंगल डबल होता तो हो जाता, प्लस सिंगल डबल है तो हो जाता, माइनस सिंगल लोन पेयर है तो हो जाता, समझ रहे हो ना यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी जिसकी डिस्टेंस कम है उसकी ज़्यादा होगी, मतलब कि सुनो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जिसके पास एक्स्ट्रा है उसके पास चोर करीब है, ठीक है, बाजू में ही रहता है, मान लो जो चोरी कर रहा है तो वो जल्दी से चुरा सकता है। अब कोई दूर रह रहा है तो उसे जल्दी आना पड़ेगा ना, ठीक है, वहाँ से उसको आना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको उसको किसी ने देख लिया वो अलग डर, ठीक है। तो यहीं पे बात वही आती है कि यहाँ पे से ये जल्दी खींच सकता है इससे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा स्टेबल यहाँ पे इंक्रीजिंग किसके करेगा, सबसे ज़्यादा आएगा तुम्हारा 4। उसके बाद कौन आएगा, ये तो कमज़ोर है, ये जो ताकतवर है, तो किसका आएगा तुम्हारा, फिर आएगा 3rd का। फिर उसके बाद चलो ये कमज़ोर तो है लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये किसका आएगा, 2nd का। फिर उसके बाद 1 का। अगर ये ऑर्डर दिख रहा है तो लगा दो 4 3 2 1। यहाँ पे देखो ये क्या है, 3 2, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 1 2 1, ठीक है, यहाँ पे डबल है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, 4 2 1 3, ये भी नहीं है। आंसर क्या है तुम्हारा बी, 4 3 2 1। 4 ज़्यादा स्टेबल, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये पढ़ा है हमने बेंजाइल कार्बो एनायन में, बहुत लंबा टॉपिक जड़ा था और वहाँ पे मैंने पूरी रंगोली सजा दी थी, याद है तुम लोगों को, ठीक है। चलो 15th क्वेश्चन देखो। अब देखो, अब तुम्हारा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कायरल कार्बन, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो वो कायरल कंपाउंड ही नहीं है या फिर उसके पास कायरल कार्बन ही नहीं है, वो बताना है, ठीक है। कायरल मतलब क्या होता है जरा बताओ। कायरल मतलब कि वो कार्बन जिस पे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, जैसे कि कोई कार्बन हो उस पर OH जुड़ा हो, एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हो, यहाँ पर तुम्हारा क्या जुड़ा हो, और क्या हो सकता है, यहाँ पर एक हैलोजन जुड़ा हो, ठीक है, कोई भी हैलोजन जुड़ा हो, या फिर कोई तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा टाइप का जुड़ा हो, यहाँ पे मान लो तुम्हारा NH2 जुड़ा हो, ठीक है। अगर एक कार्बन पर 4 ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो एकदम ही अलग हैं एक दूसरे से, मतलब सिमिलर ही नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं, ठीक, समझ गए इतना। इस वाले कार्बन को कहोगे कायरल, ठीक है, उसको कार्बन नहीं, इस कार्बन को कहोगे कायरल, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इससे समझ में आ जाएगा तुम्हें। यहाँ पे क्या है, पहला है 2 ब्यूटेनॉल। अब इसको हम ऐसे नहीं देख सकते, हमें बनाना पड़ेगा 2 ब्यूटेनॉल। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, सेकेंड पे बोल रहा है OH, तो यहाँ पर होगा OH, ठीक है, हाइड्रोजन की सेटिस्फाई करो H वैलेंसी, ठीक है। अब ये देखो इतनी चेन अलग है, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है। तो ये देखो ये इथाइल है ना, ये मिथाइल, तो ये तो अलग होगा ना, है ना। यहाँ पे OH जुड़ा है, यहाँ पे H जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों भी अलग हैं एक दूसरे से और ये दोनों भी अलग हैं एक दूसरे से। अगर ऐसे नहीं देखना तो ऐसे देख लो, CH3 CH2 अलग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला तुम्हारा होगा कायरल, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये है तुम्हारा कायरल, ठीक है। तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, फ्री रेडिकल में समझना। यहाँ पे देखो अब है तुम्हारा 2 3 डाइब्रोमो पेंटेन, ठीक है। तो पेंटेन बना लो सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, समझ रहे हो। रेस्ट चाहिए अभी नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो तो क्या है तुम्हारा पेंटेन। अब बोल रहा है वो 2 और 3 पे डाइब्रोमो। यहाँ पे देखो ये हो गया Br, ये हो गया Br, मैंने नंबरिंग यहाँ से करी, ठीक है, 2 और 3 पे, ठीक। यहाँ पे होगा CH3, इसके पास होगा एक हाइड्रोजन, इसके पास होगा एक हाइड्रोजन, ठीक है, CH2। अब तुम बोलोगे ये सेम है एक दूसरे से, लेकिन चेन की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जुड़ा है CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे Br, तो तीनों अलग हैं। यहाँ पे देखो मगर अब क्या है, CH Br CH2 CH3, क्या ये इससे सिमिलर है, क्या ये इससे सिमिलर है। कैसे बोला था मैंने वहाँ पे, यहाँ पे CH3 CH2 है ना, यहाँ पे देखो CH3 CH Br, तो ये वाला हो गया कायरल, ठीक है। अब इस केस में देख लो, अब यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, CH Br से, और यहाँ पे देखो CH2 CH3, ये एक H इसके पास, एक Br। सुनो सुनो, शांति शांति, सुनो भाई, कार्बन की 4 वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, एक से जुड़ा हाइड्रोजन, एक से जुड़ा ब्रोमीन, एक से जुड़ा CH Br वाली चेन, और एक से जुड़ी है CH2 CH3 वाली चेन, अलग है ना, ठीक है। तो बस ये वाला भी हो जाएगा तुम्हारा कायरल, ठीक है। तो इसके पास कितने कायरल, 1 और 1 2 कायरल। यहाँ पे देखो 3 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। क्या बोल रहा है, तीसरे पे ब्रोमो, 1 2 तीसरे पे ब्रोमो,
ठीक है, तीसरे पे हमने Br जोड़ दिया तो ये CH3 CH2 ये CH2 CH3। अब बताओ, सुनो, कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2, एक से Br एक से H, चलो अलग है। CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 सेम है तो क्या उसने ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करी? नहीं करी। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, चलो अगर क्या पता मल्टीपल आंसर हो, ये भी देख लेते हैं। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड मतलब ओइक एसिड, मतलब ओइक मतलब तुम्हारा COOH का भी कार्बन काउंट होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये 5, यहाँ पे OOH होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? 2 पे हाइड्रोक्सी है, मतलब एक तो इसका काउंट होगा ही, दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। यहाँ पे जोड़ा तुम्हारा OH। ठीक है, यहाँ जोड़ा तुम्हारा OH और बाकी की तुम्हारे इसके पास एक वैलेंसी होगी H की। तो देखो कार्बन एक वैलेंसी H है, एक से क्या तुम्हारा जोड़ा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक से जोड़ा तुम्हारा OH और एक से तुम्हारी जोड़ी है प्रोपेन वाली चेन, प्रोपाइल वाली चेन। ठीक है, तो ये देखो ये प्रोपाइल, ये है तुम्हारा प्रोपाइल। अब आइल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक वैलेंसी से जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, एक वैलेंसी उसकी खाली मान रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रोपाइल, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन, यहाँ पे तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? कायरल। ये हो जाएगा कायरल। ठीक है, चलो हमने ये भी देख लिया कायरल, एक कायरल। क्लियर इतना? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये नहीं निकाले तो भी बात थी, अगर ये तुम्हें आंसर मिल गया है तो। ठीक है ना, चलो अपन आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा है द इनकरेक्ट IUPAC नेम इज। अब अगर तुम्हें करेक्ट ही नहीं पता तो इनकरेक्ट कैसे निकालोगे भाई? ठीक है, यहाँ पे देखो बात क्या है, तुम्हारा पहला दिया है CH3 CO CH CH3 CH3। ठीक है, ये दिया है कि नाम क्या दिया इसका? 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनोन। क्या ये सही है या नहीं? हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है 4, तो यहाँ पे बन रहा है ब्यूटेनोन, ब्यूटेन। ठीक है, ओन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ब्यूटेनोन, तो ये तो सही है ब्यूटेनोन, लेकिन 3 पे मिथाइल होना चाहिए, 3 पे मिथाइल। ठीक है, 3 पे मिथाइल होना चाहिए, फिर ब्यूटेनोन बनेगा। कितना ब्यूटेनोन बनेगा? वो भी 2 ब्यूटेनोन। क्या बनेगा? 3 मिथाइल, तीसरे पे मिथाइल, 2 पे ब्यूटेनोन। 2 पे क्या बना है तुम्हारा? क्या जुड़ा है? कीटोन जुड़ा है, तो ओन जुड़ेगा। अगर तुम्हारा कोई मेन फंक्शनल ग्रुप दूसरा होता तो क्या जुड़ता तुम्हारा? ऑक्सी, समझ रहे हो? वो जुड़ता तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बना? 3 पे मिथाइल, 2 पे तुम्हारा ओन है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ब्यूटेन, 4 की चेन थी और ओन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है हमारा? 2 मिथाइल। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 मिथाइल। देखो ये है 2 मिथाइल, 2 पे तो मिथाइल हो ही नहीं सकता। अगर तुम यहाँ से आओगे 1 2 3 4, तब आएगा किस पे? 2 पे मिथाइल, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? लोअर लोकेंट रूल। भाई तुम किसको प्रेफरेंस दोगे? फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दोगे ना, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दोगे तुम। अगर नहीं दोगे तो तुम गलत पाओगे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन होना था, तो ये वाला तो तुम्हारा गलत है। क्या और गलत है कि नहीं? यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4, ठीक है, ये है हमारा 1 2 3 4 में चला। क्या मैं सही चला? ध्यान दो, यहां से अगर मैं जा रहा हूं तो क्या पड़ेगा? 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, नंबरिंग 3 तरीके से हो रही है यहाँ पे। 1 2 3 4 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये भी 4, 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, देखो ऐसे चल रहा हूं, तो मेरे को 5 कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला कार्बन, ऐसे चल रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 5 कार्बन। तो बताओ मैं कौन सी लूं भाई? मैं 5 कार्बन की ही तो लूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 2 पे बोल रहा है वो मिथाइल, और क्या बोल रहा है वो? 3 पे बोल रहा है मिथाइल। ठीक है, 2 और 3 पे डाई मिथाइल वो बोल रहा है। क्या ये सही है या नहीं है, मुझे देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब मैं यहाँ से चल रहा हूँ 1 2 3 पे है मिथाइल, क्या यहाँ पे देखो तीसरे पे भी मिथाइल है, तो ये सही है तुम्हारा। ठीक है, कैसे है इसको देख लेते हैं। CH3, ठीक है, CH3, ठीक है, यहाँ पे CH2, ये CH3। ठीक है, यहीं पे एक CH3 यहाँ पे भी जुड़ा है। मैंने क्या दिखा? ये वाला देखा, ये वाला देखा है ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो देखो 2 पे क्या है? 2 पे मिथाइल। ठीक है, फिर क्या है? 3 पे भी मिथाइल है। तो अब मैं ऐसे तो लिखते नहीं है हम 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ऐसे नहीं लिखते। तो क्या लिखोगे तुम? 2 3 डाई मिथाइल और फिर क्या है तुम्हारा? पेंटेन। क्लियर? आगे चलो, क्या बोल रहा है तुम्हारा? CH3 लिख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड C
तो यहाँ पे क्या जुड़ा है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे एक CH जुड़ा हुआ है और उससे जुड़े हैं तुम्हारे क्या 2 CH3, ठीक है। तो एक CH3 यहाँ पे जुड़ा होगा, एक CH3 ऊपर। यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। तो देखो नंबरिंग हमने सही से करी है, क्या हो जाएगा 2 पे क्या है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो तुम्हारा आइन बन गया, तो ये तो सही है। उसके बाद 4 मिथाइल, क्या 4 पे मिथाइल है 1 2 3 4, मैंने बोला है एक CH3 यहाँ जुड़ा होगा, एक CH3 यहाँ जुड़ा होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्या है मिथाइल है, तो ये सही है। एक और चेक कर लो 1 2 3 4, तो ये दिख रहा है ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या लिखा है ब्यूटेन, हाँ लिखा है। प्रेफरेंस किसको दी जाती है, ब्रोमीन को कि क्लोरीन को, जरा बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी ब्रोमीन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3 क्लोरो, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, तो ये भी गलत है। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये होता। तो सही आंसर होंगे तुम्हारे कौन से, ए और डी। क्या हो जाएगा तुम्हारा ए एंड डी आर करेक्ट। अगर ऐसे लिखा होगा तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर सही करना होगा तो यहाँ पर 3 होगा ऐसा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं मल्टीपल आंसर वाले, लेकिन फिर उसमें ऑप्शन में अलग होगा, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या होगा, या फिर तुम्हारा ऑप्शन में हो सकता है ए एंड डी बोथ, ठीक है, या फिर लिख देगा ए एंड डी आर करेक्ट बाकी के इनकरेक्ट, ऐसे हो सकता है, कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है। चलो देखो 16 हो गया ये वाला, अब आगे चलते हैं। देखो अब IUPAC नेम मैं तुम्हें थोड़े से बताने वाला हूँ कि इसके बाईसाइक्लो, ठीक है, स्पाइरो ऐसे वाले के मैं थोड़े से कराने वाला हूँ, तो उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, गिव IUPAC नेम ऑफ दिस, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये एक रिंग को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब कि ये डिवाइड कर रही है, एक इसको इतने पार्ट में, एक इसको इतने पार्ट में डिवाइड कर रही है, और बीच में कार्बन भी हैं, बीच में कार्बन भी है। तो अब उसकी नेमिंग कैसे होती है वो देखना है हमें, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, जो कार्बन से वो अटैच है, दोनों की रिंग, कॉमन कार्बन बोल सकते हो उसको, ठीक है, वहां का नंबर दिया जाता है पहला। अब कहाँ घूमोगे तुम, क्या तुम इस साइड घूमोगे या नीचे आओगे या इस साइड घूमोगे, ठीक है। तो सुनो, पहले हम रिंग की नंबरिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम ब्रिज पर जाते हैं, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूं ब्रिज, क्योंकि ये दोनों को जोड़ रही है, ठीक है। फिर हम जाएंगे ब्रिज पर। अब कहाँ घूमोगे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर नहीं है, सिंपल सी बात है। कहाँ घूमने वाले हो, यहाँ पे तो ये जगह 2 3 4 5 6, अब जो बच गया उस पर चल जाओ 7, ठीक है। मैंने क्या बोला था, पहले रिंग कंप्लीट करेंगे हम, उसके बाद हम जाएंगे किस पे, ब्रिज पे। रिंग कंप्लीट, फिर आ गया मैं ब्रिज पे। इतना क्लियर है, ठीक है। तो भाई कितने नंबर की है ये कार्बन, 7 की, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में दिख रहा है 7, कितने हैं तुम्हारे, देखो ये ऑक्ट है, बाकी के हेप्ट हेप्ट हैं, तो ये तो पहले ही कट गया, ठीक है। अब उसके बाद जो खेल होता है, एकदम समझ रहे हो, सही वर्ड है खेल होता है, जिसमें जो आंसर्स में खेल होता है वो होता है नंबरिंग का। तुम सोचते हो ये क्या है 2 2 1, ये कौन सी कोडिंग लिखी है, ये 1 2 2 2 1 2, ये कौन सी कोडिंग है, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पर जो तुम्हारा कार्बन, ठीक है, जो ब्रिज पर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको तुम बताते कैसे हो कि कितने कार्बन इस साइड है, कितने कार्बन इस साइड है। देखो बाईसाइक्लो में तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा ना कि भैया 5 कार्बन इस साइड है, 1 बीच में है, 2 इधर है, ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे कार्बन की नंबरिंग करते हैं या फिर ऐसी काउंटिंग बताते हैं तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है ब्रैकेट में, देखो ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, है ना। अब इनको लिखा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, याद रखना ये बात। जब भी तुम कार्बन पे, जो तुम्हारा ब्रिज पे प्रेजेंट है, जब तुम उसकी नंबरिंग करते हो तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, याद रखना ये बात, ठीक है। असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग, बड़े से छोटे पे, है ना। चलो यहाँ पे देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या तुम्हारे कुछ ऑप्शन जा रहे हैं, बिला भी देख लेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीख लो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले कितने कार्बन है तुम्हारे, टोटल है हेप्ट, तो हेप्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, लिख लो हेप्ट, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक और चीज दिख रही है कि 2 पे क्या है, कीटोन है, तो क्या लगाओगे, ओन लगाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हेप्ट एन 2 ओन, तो ये तो हो गया। उसके बाद अब देखो यहां पर तो तुम्हारा कोई भी कार्बन एक्स्ट्रा प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जब हम 7वें कार्बन पर आ रहे हैं तो ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला जो कार्बन पर एक इधर मिथाइल है, एक इधर मिथाइल है, ठीक है। और यहां पे देखो पहले वाले कार्बन पर भी तो मिथाइल है, वो तो हमने काउंट नहीं करा, ठीक है, वो हमने काउंट नहीं करा। तो क्या हो जाएगा, देखो 1, ठीक है, 7, ठीक है, फिर 7 7 7 क्या होगा, डाई ट्राई ऑक्टा, क्या होगा, यहां पे हो जाएगा ट्राई मिथाइल, क्या और कुछ बच गया,
ठीक है, 177 ट्राइमिथाइल। अब तुम्हें यहाँ पर बतानी है, ये हो गई तुम्हारी साइड चेन के बारे में। अब तुम्हें यहाँ पर बताना है कि कितने कार्बन इधर है, कितने कार्बन इधर है। तो यहाँ पे बताओ कैसे लिखते हैं हम उसको, ब्रैकेट में, ये लिखा ब्रैकेट, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2, कनेक्टिंग कार्बन को मत गिनना, वरना इसको भी गिन लो, यहाँ पे 3 और 4 कर दो, ऐसे नहीं करना, कनेक्टिंग कार्बन को नहीं गिनना। 1 2, यहाँ पे कितने हैं, 1 2, और यहाँ पे कितना है, 1, बीच में 1 है, दिख रहा है ये वाला कार्बन जो मैंने इधर लिखा है, बीच में 1 है। तो मैंने क्या बोला, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 2 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और देखो दोनों के बीच में डॉट लगता है, फुल स्टॉप टाइप का लगता है, ठीक है, 2.2.1, ठीक है। तो 2.2.1 तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, फिर किसके बारे में पढ़ रहे हो, बाईसाइक्लो, तो लिख देना फिर 221 बाईसाइक्लो हेप्ट 2N, तो यहाँ पे जाएगा बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो है ना, बाईसाइकिल वाला नहीं, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा 177 ट्राइमिथाइल 221 बाईसाइक्लो हेप्ट 2ON। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे भी आएगा, लेकिन अभी ये वाला यहीं समझ गया तो आगे तुम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, देखो 88, ये तो ऑक्टेन का पहले ही हट गया था। उसके बाद 177 ट्राइमिथाइल बाईसाइक्लो 221 हेप्ट 2ON, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी के भी देख लेते हैं उन्होंने कैसे नंबरिंग करी है। देखो 177 ट्राइमिथाइल बाईसाइक्लो, लेकिन नंबरिंग देखो 221 इधर, यहाँ पे क्या है 122, ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर टाइप का हो गया ना, ये छोटे से बड़ा हो गया, लेकिन वैसा नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 6 ON है, 6 ON है, मतलब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी, 1 2 3 4 5 6, तो ये गलत हो गया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं दी, ठीक है, तो ये गलत। उसके बाद 177 ट्राइमिथाइल बाईसाइक्लो, ठीक है, 212 कैसे लिखा है, 2 1 2, ऐसे भी सही है लेकिन सही नहीं है क्योंकि ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। सही है मतलब अगर हम देखें तो सही है, अगर किसी को पहले से स्ट्रक्चर पता है और वो अगर ऐसे देख रहा है कि हाँ क्या ये सही है, तो वो सही है, 212 दिख रहा है उसे। लेकिन अगर तुम्हें रूल पता है 221 आएगा तुम्हारा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 221। और फिर तुम्हारा फिर से इनने नंबरिंग उल्टी कर दी। अब भाई एक चीज़ आती है, इसका ऑक्ट कैसे आ गया, इसका ऑक्ट कैसे आ गया जरा बताओगे। देखो इसने क्या करा, 1 ऊपर वाले कार्बन को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 और फिर इसने 8 दे दिया इसको, तब आ गया इसका ऑक्ट। लेकिन ऐसा नहीं करना है भैया, वो साइड चेन मानी जाएगी, न्यूक्लियस तुम्हारा अलग है, समझ रहे हो। ये हाथ पे देखो कनेक्टिंग कार्बन को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, जिससे कार्बन से कनेक्ट हो रहा है उसको पहले दोगे तुम, ठीक है। चलो अब आगे चलो, देखो अब तुम्हारा क्या है, गिव आईयूपैक नेम ऑफ दिस, ठीक है, इसका आईयूपैक नेम बताना है, ठीक है। तो फिर से तुम वही रूल लगा लो, मैंने क्या बोला, कनेक्टिंग कार्बन को पहला नंबर दो, चलो ये दे दिया मैंने पहला। लेकिन अब लोग क्या करते हैं ना, इन को दे देते हैं पहला, नहीं देना है। जब हमने कीटोन को नहीं दिया तो इसको क्या दोगे, तब तुमने कीटोन को दिया था क्या, नहीं दिया था ना, कीटोन को नहीं दिया था, तुम इन को दोगे क्या, नहीं दोगे। अब कहाँ घूमोगे, वो बात आती है 1 2 3। अब ये भी सोचते हैं कई लोग, हम वहाँ घूमेंगे जहाँ दूसरा कनेक्टिंग कार्बन पड़ रहा है, लेकिन नहीं बेटा, एक बार तो कर लिया ना उसको, दूसरे वाले को, ठीक है, तो उसको नहीं देखना। 1 2 3 4 5 6, ये बच गया 7, तो 7 है, ऑक्ट है, हटा दो, पहले ही हटा दो, ऑक्ट आ गया उसका। ऑक्ट आना ही नहीं है चाहिए, कैसे ले आओगे तुम 8 भाई, कहाँ से काउंट कर रहे हो ये बार तो, ठीक है, तो ऑक्ट आएगा नहीं। यहाँ पे देखो अब क्या बोल रहा है वो, हमें नहीं बोलना, खुद बनाओ, ऑप्शन को छोड़ दो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे कितने हैं 7, तो यहाँ पे हो गया हेप्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 पे इन है तो हेप्ट 2 इन आ गया तुम्हारा। उसके बाद क्या हो रहा है, 7 पे क्या है, 7 डाइमिथाइल, दिख रही है कि नहीं दिख रही है बता दो। देखो एक इधर है, एक इधर है, 7 डाइमिथाइल हो गया। उसके बाद अब देना है तुम्हें क्या, नंबरिंग, तो ब्रैकेट लिखो सबसे पहले। कैसे लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने कार्बन है, चलो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है ना, नहीं है भैया, 2 ही तो हैं, कनेक्टिंग कार्बन को नहीं गिनना, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा फिर 3 1 1, ठीक है, 3 1 1, फिर क्या आएगा, बीच में अब बाईसाइक्लो, बस ये क्या हो जाएगा, 7 डाइमिथाइल 3 1 1 बाईसाइक्लो हेप्टुइन।
7,7 डाइमिथाइल, ठीक है, बाईसाइक्लो 3,1,1 हेप्ट 2 इन, ठीक है, 7,7 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 3,1,1 हेप्ट 1 इन। इसने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ से, ठीक है, 7,7 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 3,1,1 हेप्ट इन। इन कहाँ से दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये हो गया आंसर, इतना सीखा है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे देख लो एक बार, देखो अब तुम्हारा 19th बोल रहा है गिव आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएक देना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखो वहाँ पर कार्बन तुम देख रहे थे कि दो चीज़ों से जुड़ा था, जो ब्रिज था दो कार्बन के बीच में था ना, दो ही लोगों के बीच में तो होता है ब्रिज, है ना, एक कंट्री दूसरी कंट्री या फिर एक साइड दूसरी साइड, ठीक है, दो चीज़ों के बीच में होता है। यहाँ पर लेकिन देखो यहाँ पर कॉमन कार्बन एक ही है। जब कॉमन कार्बन एक ही हो, ठीक है, और उससे दो चीज़ें जुड़ रही हों, तब हम उसको बोलते हैं स्पाइरो। क्या बोलते हो, स्पाइरो, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, जैसे देखो ये लिखा है स्पाइरो, ऐसे बोलते हैं उसको। अगर ब्रिज है दो लोगों के बीच में है, दो कार्बन के बीच में है, तो बाईसाइक्लो, बाईसाइकिल मतलब बाई मतलब दो के बीच में, ठीक। अगर एक कॉमन है कार्बन तो उसको क्या बोलोगे तुम, स्पाइरो, ठीक है, उसको बोलेंगे स्पाइरो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पर बात आती है कि किसको नंबरिंग दोगे। वहां पर हम जहां से तुम्हारा ब्रिज स्टार्ट हो रहा था, कनेक्ट था डायरेक्ट कार्बन, तो उसको हम एक बोल देते, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले को बोला जाता है एक, समझ रहे हो। वहां पर यहाँ पर क्या होता है, दूसरे वाले को बोला जाता है एक, यहाँ पे, ठीक है, मतलब इससे डायरेक्ट जो अटैच हो वो नहीं, जो इससे डायरेक्ट दूसरा वाला अटैच हो, समझो समझो। ये वाला कार्बन कॉमन है, कॉमन से जिस साइड पे छोटी पड़ रही है, जिस साइड छोटे रिंग है, उसको तुम बोलोगे पहला, ठीक है, यहाँ पर उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन, ये अटैच है डायरेक्ट, ठीक है, उसको पहला बोलो। इसको क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला बताता हूँ, ठीक है। इसको बोलोगे 1, फिर 2, फिर आएगा 3, कॉमन कार्बन आएगा तीसरा। इतना समझ में आएगा क्या हुआ यहाँ पे, ये वाली रिंग को दिया है हमने पहला प्रेफरेंस, इसको नहीं दिया क्योंकि ये बड़ी है, ये वाली छोटी है, ठीक है। तो 1 2 3, फिर आएगा 4 5 6 7, ठीक है। चलो अब तुम्हारे दिमाग में आया सर हम इस साइड क्यों नहीं घूमे, इस वाले को क्यों नहीं बोला। देखो अगर मैं वहां पे देता 1, ठीक है, तो तुम 2 इसको देते, 3 इसको देते, फिर 4 इसको देते, तो फिर ये जो इन है ये दूर चला जाता ना, समझ पा रहे हो, ये जो इन है ये दूर चला जाता, ठीक है। अब चलो एक चीज और, सर मैं क्या करूं, अगर एक इसको दे दूं, 2 इसको दे दूं, तीसरा इसको दे दूं, तो तीसरे में ज्यादा पास पड़ रही है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, पहला इसको दे दूं, आपने बोला तो दे रहे हैं हम सर, मन तो नहीं था, पहला मन इसको ही देने का था, लेकिन आपने कहा दे लो, ठीक है। यहाँ पे कहेगा 1 2 3, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो 1 2 3, तो ये वाली रिंग तो कंप्लीट नहीं हो रही ना नंबरिंग उसकी, 1 2 3 इधर आ रहे हो, ये वाला कहाँ गया, कार्बन गुम हो गया, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तुम्हें सबसे पहले छोटी वाली रिंग की नंबरिंग पूरी करनी है, सबसे पहली बात याद रख लो। सबसे पहला कार्बन को तुम किस वाले को दोगे नंबरिंग, जो कि कनेक्टिंग कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा उसको, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अब नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हेप्ट है ये, ठीक है, हेप्ट है, और 4 पे इन है, तो हेप्ट 4 इन, ठीक है, हेप्ट 4 इन, ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है, यहां पर ध्यान दो, सेम चीज आएगी, यहां पर एक रिंग है, यहां पे एक रिंग है तो 2 रिंग, नंबरिंग करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहां पे 1 2 3, 4 कार्बन इस साइड है, 2 कार्बन इस साइड है, ठीक है। तो किस साइड दोगे, 4 2 दोगे या 2 4 दोगे, यहां पे आप तुम्हें देना है छोटी वाले रिंग को, तो यहाँ पे 2 और फिर 4, तो क्या आएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे आएगा स्पाइरो, सबसे पहले लिखोगे स्पाइरो 2 4, स्पाइरो क्यों बोला, क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्ट, ठीक है, स्पाइरो 2 4 हेप्ट, ठीक है, हेप्ट 4 इन, आंसर ये होगा तुम्हारा, ठीक है। वहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर हम लिख रहे थे, लेकिन यहां पर उल्टा करना है तुम्हें, उल्टा क्या करना है तुम्हें, 2 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे वहां पे अगर होता तो क्या लिखते तुम 4 2, अगर ब्रिज में भी प्रेजेंट होता तो भी अलग लिखते, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये वाला आंसर, तो 2 4 क्या होगा, 2 4 4 इन, स्पाइरो 2 4 4 इन, तो यहाँ पे बाईसाइक्लो है तो ये तो हो ही नहीं सकता, स्पाइरो 2 4 हेप्ट 1 इन, तो ये नहीं हो सकता, इसने इसको प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो है ही नहीं, बाईसाइक्लो मतलब ऐसा एक कार्बन ऐसा जुड़ा हुआ हो और ऐसे कुछ तुम्हारी रिंग बनी हो, ठीक है, तो 2 के बीच में है ये, एक और ये 2। स्पाइरो कैसा, अगर ऐसा ही प्रेजेंट हो और ये जुड़ा हो तुम्हारा बेंजीन से, ऐसे, ठीक है, रफ बना रहा हूं फिगर,
ऐसे, तो ये वाला सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्ट है इन दोनों से, समझ रहे हो, ठीक है, तो ऐसा बनेगा। इतना क्लियर? चलो अब आगे बढ़ेंगे। आंसर क्या तुम्हारा ये वाला स्पायरो, स्पायरो तुम्हें नाम पता है, 2 4 2 4 2 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर के 4 इधर के 2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब लिखा हुआ है तुम्हारा गिव आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखना है। तो भाई जरा बता दो कैसे लिखोगे तुम, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, ये कार्बन कनेक्टिंग है, कहाँ से, यहाँ पे घूमोगे, यहाँ पे घूमोगे, यहाँ पे घूमोगे, यहाँ पे घूमोगे, नंबर गिन लो, 5 कार्बन 6 कार्बन, ये 6 ये 5, किसको प्रेफरेंस दोगे, 5 को, छोटे वाले को ज़्यादा प्यार मिलता है, समझ रहे हो, तो उसको ही बोलता है, ठीक है। यहाँ पे 5 में दोगे अगर स्पायरो है तो, ठीक है। चलो यहाँ पे 5 पे यहाँ घूमोगे, यहाँ पे कि यहाँ पे, बताओ। अगर यहाँ से घूमूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, यहाँ से घूमूंगा तो मुझे दो चीज़ मिल रही है, एक तो ईन मिल रहा है सर, और दूसरा मुझे मिथाइल मिल रहा है, ठीक है, एक ईन मिल रहा है, दूसरा मिथाइल मिल रहा है। तो क्या करोगे, इस साइड घूमोगे, क्या लिखोगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 5। अब कहाँ घूमोगे, यहाँ घूमोगे कि यहाँ घूमोगे, सर यहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ मुझे ईन मिल रहा है, तो वहाँ घूमोगे, ठीक है। तो 5 6 7 8, अरे 8 9 और ये 10, ठीक है, ऐसे घूमोगे। 10 मतलब डेकेन की बात हो रही है, एन इसलिए बोला क्योंकि 10 कार्बन अभी नॉर्मल है, हमें नहीं पता सिंगल डबल, ठीक है। देखो ये बना, ठीक है ना, इतना बना। चलो अब मैंने ये तो लिख लिया, नंबरिंग कहाँ से करोगे, 2 पे है मिथाइल, 2 पे है मिथाइल, ठीक है, और कुछ है क्या, नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या आएगा, स्पाइरो, स्पाइरो, क्योंकि एक कार्बन बस है कनेक्टिंग। स्पाइरो के बाद क्या लिखते हैं हम, इसका नंबर, कितने नंबर हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा 4 5, यहाँ पे लिखोगे 4.5, लिखा 4.5। उसके बाद यहाँ पर कितने हैं टोटल, 10, तो लिख दो डेक, ये लिख दिया हमने डेक। दिख रहा है हमें डबल बॉन्ड, एक पे डबल बॉन्ड और कितने पे डबल बॉन्ड, 6 पे डबल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, डेक 1 6 डाइईन, आंसर। अब अगर ये मिल गया तो मैं आंसर तो टिक कर दो। क्या है, 1 मिथाइल नहीं चाहिए, 2 मिथाइल चाहिए है, 2 मिथाइल स्पायरो 4 5 डेक 1 6 डाइईन, तो ये तो बिल्कुल एक साथ दिख रहा है। इसके बाद 8 मिथाइल नहीं चाहिए, 8 पे मिथाइल कैसे आ गया, जरा बताओगे, लॉजिक से बता दो, 8 पे मिथाइल कैसे आ गया, इससे कहाँ घूम गया होगा, यहाँ कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ घूमा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे घूमा होगा ये, ठीक है। अगर इधर घूमोगे तो गलत हो जाएगा, ज़्यादा वाले पे नहीं घूमना है, कम वाले पे घूमना है, याद रखना कि छोटे वाले को ज़्यादा प्यार मिलता है स्पायरो से, ठीक है, समझ गए थे ना। तो नन ऑफ दिस, तो भाई आंसर पता है तो कहाँ से नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। ये बना तुम्हारा 20। अब चलो आगे, देखो अब है तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 21, ठीक है। अब ये पूरी कैलकुलेशन है, अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला लिखा होगा और रिवाइज नोट में होगा, तुम रिवाइज कॉपी लेके बैठे होगे तो कर लोगे, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, तुम्हारा बोल रहा है कि इतने ग्राम एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑन कंबशन दे रहा है CO2 और H2, ठीक है, वर दे पास फर्स्ट थ्रो CaCl2। CaCl2 क्या करता है, जरा बताओ, CaCl2 क्या करता है, तो जरा इस पर पहले ही मैं मार्क कर दे रहा हूँ, उसके बारे में सोचो जब तक तुम, ठीक है। ट्यूब थ्रो पोटाश बल्ब, यहाँ से भाई पोटाश बल्ब और CaCl2 की बात हो गई, तो एपरेटस का तुम्हें ध्यान आ गया होगा कि कौन सी बात होने वाली, ठीक है। द इंक्रीज इन मास CaCl2 एंड पोटाश बल्ब, ठीक है, वर 0.505 ग्राम एंड 0.786 ग्राम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको कैसे करते थे हम, देखो जब अगर CaCl2 का मास बढ़ रहा है, CaCl2 का अगर मास बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर वाटर तुम्हारा एब्जॉर्ब हो रहा है ना। और अगर तुम्हारा पोटाश बल्ब का बढ़ रहा है, पोटाश बल्ब का अगर तुम्हारा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ईजी वाला ये वाला, तो ठीक है, इसमें घबराने की बात ही नहीं है, ठीक। चलो देखो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, मास हम किसका निकालना है, वाटर किसका निकालना है, तुम्हें H2 का, ठीक है, तो मैं H2 का निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 2, ठीक है। किसके बेस पे निकाल रहे हो तुम, तुम्हारा एब्जॉर्ब क्या हो रहा है, वाटर, तो तुम्हारा मेन सोर्स क्या होगा, तुम कहाँ से एक्सेस कर रहे हो, वाटर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18, ये अपन ने देखा हुआ है फॉर्मूला है सीधा सीधा, ठीक है, इनटू जो तुम्हारा बल्ब में मास बढ़ रहा है उसका मास, तो फिर मास ऑफ, यहाँ पर तुम्हारा क्या मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं मास, ठीक है, मास ऑफ वाटर, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा तुम्हारा वेट,
वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है, मास है ये। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। चलो अब सारी की सारी चीज़ें पुट कर दो तुम, क्या दिक्कत है उसमें। देखो 2/18 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है तुम्हें दिख रहा है 0.8937। ठीक है, अब बताओ मास ऑफ वाटर, मतलब तुम्हारा जो गिवन मास है वो कितना दिया है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, जरा देखो जरा। तुम्हें दिया है 0.505, तो लिख दो 0.505। देखो देखो इसी का है ना, एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो। पहले क्या लिखा है तुम्हारा CaCl2, मतलब उसका ही है, मतलब यहाँ पर अगर CaCl2 लिखा है तो ये वाटर है तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा CO2। याद तो आ रहा ना एपरेटस, अपन ने पढ़ा हुआ है उसको। ठीक है, बस इसको वैल्यू को पुट कर दो। क्या निकालना है हमें, परसेंटेज निकालना है वाटर इसका H2 का, तो क्या करोगे इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 101 कुछ आएगा, 101 पॉइंट कुछ आएगा तुम्हारा। ठीक है, और अपॉन इसको करोगे तो आ जाएगा 16.08। ठीक है, कैलकुलेट करने पे अप्रॉक्स तुम्हारा कितना आएगा 6.28 है ना। चलो ये तो तुम्हारा इसका आ गया H2 का। अगर तुम्हें दिख रहा है 6.28 तो सीधे सीधे लगा दो। देखो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 6.3 है, 62.8 है और 16.2 है। ठीक है, तो अप्रॉक्स ये तुम्हारा 6.3 है, तो थर्ड आंसर होना चाहिए। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हम तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाल के देख लेते हैं। देखो कार्बन का क्या होगा मास, जरा बता दो। कार्बन का मास होगा 12 अपॉन, ठीक है, किससे निकाल रहे हो, CO2 से निकाल रहे हो तो 44 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना दिया है, वो तो तुम्हारा कॉन्स्टेंट ही रहेगा 0.8937। ठीक है, 8937 और इंटू अब मास तुम्हें CO2 का जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो कितना है, जरा देखो। ये पोटाश बल्ब में हो रहा है, मतलब कितना 0.786 इंटू, क्योंकि परसेंटेज निकाला है तो 100, कोई दिक्कत नहीं ना। बस चलो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 943.2 अपॉन 39.232, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब इसको जब तुम अप्रॉक्स देखोगे तो आएगा तुम्हारा 23.98, जिसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 24, लिख सकते हैं ना इसको तो। ठीक है, तो देखो क्या है तुम्हारा, ये हो रहा है थर्ड ऑप्शन। एक निकाल लो, बाकी के तुम्हें पैसे पता चल जाएगा। अगर तुम्हें ऑप्शन में एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा पहला 6.3 आया और अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, तो ये तो बहुत दूर के है ना टर्म, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा। ये तो बस सीधे पे सी पे आंसर लगा दो। हुआ क्या है, बस तुम्हें दो चीज़ ध्यान रखनी थी। क्या क्या रखनी थी, देखो अब इतना बड़ा तुम सॉल्व करने बैठ रहे हो, लेकिन तुम्हें दो तीन चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। देखो क्या पूछा है, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो तुरंत तुम्हारे ध्यान में क्या आना चाहिए, कौन सी मेथड, बहुत बिग मेथड, लिबिग मेथड, याद आ रही है, लिबिग मेथड। मतलब वहाँ पे क्या सिर्फ परसेंटेज का काम होता है, बाकी का तुम्हें फिर ऑप्शन ढूंढने। क्या तुम्हारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो तुम्हारा नीचे वाला डिनोमिनेटर का काम हो गया क्या, परसेंटेज। अब मैं किसी कार्बन या हाइड्रोजन के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज किसी भी चीज़ का, जैसे अगर तुम्हें कार्बन और हाइड्रोजन में से किसी का निकालना है तो, ठीक, इज इक्वल टू क्या करोगे, उसका मास, जैसे कार्बन का मास या फिर तुम्हारा हाइड्रोजन का मास, ठीक है, अपॉन CO2 का मास, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर मास CO2 का या H2O का लगेगा, डिपेंड्स, ठीक है, इनटू क्या कांस्टेंट रहेगा तुम्हारा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इनटू और ऊपर क्या है, ऊपर भी तो कांस्टेंट ही है ना, ऊपर क्या आ रहा है तुम्हारा, वेट ऑफ या तो H2O या तो CO2। बस ये अगर ध्यान है तो बाकी का तुम सीधे सीधे कर लोगे, वैल्यू ही तो पुट करनी है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना भैया, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है ना कि तुम मैथ डर के तो नहीं आए ना, बायो पे चॉइस पे आए हो ना, ठीक है ना, तो वो भी कर लोगे तुम, और मैथ्स वाले तो फिर कर ही लेंगे, ठीक है ना। चलो अंडर एस्टिमेट किसी को करना नहीं चाहिए, क्या पता कुछ बड़ा कर जाओ, समझ रहे हो ना, उम्मीद रखो। चलो ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद तो हम आ गए हैं 22 क्वेश्चन पे, थोड़ा इजी क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, एपरेटस यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, क्या यूज होता है, RD बॉटल होता है, थेल्स ट्यूब यूज होता है, ड्यू पॉइंट मेथड यूज होता है, या B और C दोनों होता है, ठीक है। अब जहां पर लोगों को दिखता है B और C दोनों, और जो पढ़ के नहीं जाते हैं तो वो देखते हैं कुछ अतरंगी सा आंसर हो सकता है, इसलिए एक काम करो भैया, तुम लगा दो B और C, तो उसमें क्या होगा, अगर B सही होगा और C नहीं होगा तो भी आधा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है,
ठीक है। तो जो ज़्यादातर ऐसे मिलते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज, बी एंड सी, तो ज़्यादा फोकस लोगों का वहीं जाता है जो पढ़ के नहीं जाते, लेकिन जो पढ़ के जाते हैं उन्हें पता है कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे देखो क्या है, आरडी बॉटल से डेंसिटी मेजर होती है, हमें पता है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे थेल्स ट्यूब से मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है इसमें, एक कैपिलरी को डुबो दिया जाता है, पैराफिन ऑयल भरा होता है, पैराफिन ऑयल क्यों भरा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, हाई होता है, उसको पैराफिन भरते हैं उसमें, फिर क्या होता है, उसको जब हीट करा जाता है, पैराफिन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर जो कैपिलरी को क्या करते हो, देखो छोटी सी कैपिलरी होती है, देख लो एक बार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी कैपिलरी होगी, इतनी बड़ी तो बता दी, बहुत छोटी होती थिन, क्या करते हैं, इसको उल्टा करा जाता है, पहले इसको सील करा जाता है यहाँ से, ठीक है, इसको क्या करते हो तुम, सील करते हो आगे की वजह से, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये ऐसी सील हो जाती है, पिघल जाता है ग्लास, ठीक है, तो ये सील हो जाती है, सील हो जाती है, फिर उल्टे साइड से यहाँ से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भरा जाता है, ऑर्गेनिक कुछ भी, जैसे शुगर हो गया, मैंने शुगर का करा था इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या करा जाता है, इसको उल्टा करोगे, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस तुम्हारे पास क्रश होगा, जैसे तुम शुगर का कर सकते हो, शुगर लोगे, उसको क्रश कर लोगे, फिर उसको भरोगे तुम कैपिलरी से, फिर उस पैराफिन ऑयल वाले एपरेटस में उसको रख दोगे, फिर उसको हीट करोगे, अगर तुम्हें दिख गया कि ट्रांसपेरेंट हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। शुगर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है जरा बताओगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट मेथड से ह्यूमिडिटी का भी पता चल जाता है, समझ रहे हो क्या होता है, जैसे बर्फ, गिलास के तुमने बर्फ रख दी, जहाँ पे ड्यू बन रहा है, मतलब जहाँ पर तो उसके तुम्हें दिख रहा होगा लिक्विड टाइप का जाता है, जैसे तुम पानी में गिलास लेना, उसके अंदर बर्फ डाल देना, तो आजू बाजू क्या होता है, थोड़े थोड़े से ड्रॉपलेट बन जाते हैं, जहाँ पे वो जब बन रहा है तो उसको टेम्परेचर नाप लो तुम, कब जाना या फिर टाइम नाप लो, ठीक है, तो वहाँ से ड्यू पॉइंट जाता है तुम्हारा, ठीक। बी और सी, थेल्स और ड्यू पॉइंट, तो ये दोनों तो यूज़ ही नहीं होते, तो मेरे जो ना पढ़े गए बच्चों, हर जगह नहीं लगाया जाता, ठीक है, थोड़ा पढ़ो फिर लगाओ तो मज़ा भी आए, तो आंसर मिलेगा ना, इसलिए मज़ा आएगा। चलो अब आगे चलते हैं, देखो एक और न्यूमेरिकल, वो क्या कह रहा है तुम्हारा, 1.78 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन कंबशन गिव 29.8 ml, ठीक है, ऑफ N2, 12 डिग्री सेल्सियस पर दे रहा है, इतना प्रेशर है उसका, ठीक है, और द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड इज, अब देखो क्या बोला इसने, परसेंटेज ऑफ तुम्हें क्या निकालना है, नाइट्रोजन, तो अब तुम्हारे दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए, क्या हम जेलडार यूज़ करें या हम डोमास यूज़ करें, तुरंत आना चाहिए, ठीक है, और वो नहीं आ रहा, डायरेक्ट आ रहा है तो बहुत अच्छे। देखो अगर तुम्हें दिख रहा है ये mmHg, ठीक है, तुम्हें क्या दिख रहा है, ml दिख रहा है, तो तुम कौन से लगाओगे, डोमास लगाओगे, डोमास में क्या था तुम्हारा जरा बताओगे, हम किससे निकाल लेते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, कुछ ऐसा रिलेशन से हमने लास्ट में जो तुम्हारा मेन एक्सप्रेशन निकाला था वो क्या था तुम्हारा, V2 इज इक्वल टू P माइनस P, ठीक है, तो वो क्या था तुम्हारा, ड्राई गैस वाला, याद आ रहा है तुम्हें कुछ, ठीक है, ये तो ड्राई गैस के लिए होती है ना, लेकिन जब तुम नाइट्रोजन को ओवर द वाटर तुम क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, तो वो ड्राई गैस नहीं रह जाती, तो फिर हमें एक्वस टेंशन माइनस करना पड़ता है, ठीक है। चलो P माइनस P1, ठीक है, इंटू V1, याद है कि नहीं याद है, T प्लस 273 केल्विन, ठीक है, और इंटू में क्या जाता था तुम्हारा, इंटू में 273 अपॉन 760, याद है, ठीक है, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हैं, समझ में आ रहा है ना इतना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितनी भी तुम्हारी P2 V2 T2 वाली टर्म है, ये किसमें STP पे होता है, और ये वाला तुम्हारा गिवन चीज़ पे होगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम, P1 तुम्हें कितना दिया है वो देख लेते हैं हम, चलो P1 तुम्हें गिवन है कि नहीं है, चलो देख कितना है तुम्हारा, 779 mm है, ठीक है, P1, अब मैं सीधे P1 नहीं लिखूंगा, P माइनस P1 निकालूंगा मैं, ठीक है। देखो तो P1 तुम्हें इतना दिया, जब माइनस एक्वस टेंशन कर दोगे तो क्या जाएगा, 779 माइनस तुम्हारा कितना एक्वस टेंशन 10 mm दिया है, 10 mm, ठीक है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट तुम्हारा हो जाएगा 769, ठीक है। तुम अगर ऐसे में ही पुट करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो देखो P1 ये होगा तुम्हारा, V1 दिया है क्या, V1 तो डायरेक्ट दिख रहा है तुम्हें कितना है, 29.8, ठीक है, 29.8 ml, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या तुम्हें T1 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है हमें सर, 12 डिग्री सेल्सियस दिया है, लेकिन देख रहे हो तुम जब T, ठीक है, जब तुम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात कर रहे हो वो तो 273 लिखा है, लेकिन जब तुम इसको निकालने के लिए बात कर रहे हो तो वो T प्लस क्या है तुम्हारा, 273 है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 प्लस 273, कोई दिक्कत यहाँ तक,
नहीं ना, बस चलो सीधे सीधे पुट कर दो V2। सर हम V2 क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो परसेंटेज चाहिए। तो बेटा परसेंटेज निकालने के लिए भी तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना एक, जिसमें तुम्हें नाइट्रोजन का तो वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो सेकंड फॉर्मूला था डोमास का, हाँ जो मेन फॉर्मूला था वो, उसमें क्या है तुम्हारा, तुम्हें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तो निकालना ही पड़ेगा ना, समझ पा रहे हो। ठीक है चलो अभी देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे चलो वैल्यूज को पुट करो, जल्दी से देखते हैं हम। V2 जो कि हमें निकालना है इज इक्वल टू, V2 क्या है, हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं, STP पे कितना ml आ रहा है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे पुट कर दो जल्दी से, कितना जाएगा 779 माइनस 10, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ब्रैकेट बन गया, छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, बाकी के पूरे इक्वेशन को ब्रैकेट में ले लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, यही तो फायदा होता है। इंटू 273 और 760 तो हिलेगा ही नहीं, है ना। यहाँ पर देखो T कितना है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 12 प्लस 273, कोई दिक्कत आई क्या, इसको बड़ा ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट का भी खेल होता है भाई, ठीक। V2 हो गया तुम्हारा ये। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो V2 इज इक्वल टू क्या है, V2 इज इक्वल टू आता है 28.8 कुछ आता है ना। चलो सर V2 तो निकाल लिया आपने। आप सीधे आप ये बताओ, आप कह रहे थे जो मेन फॉर्मूला है उसमें कैसे पुट करोगे, तो देखो कैसे करेंगे हम, कलर चेंज, देखो उसको कैसे पुट करते हैं, जरा कलर चेंज करा। जो मेन फॉर्मूला है तुम्हारा वो क्या है तुम्हारा, देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, नाइट्रोजन N2 क्या लिखोगे, कार्बन में क्या लिख रहे थे हम 12, हाइड्रोजन में कितना लिख रहे थे हम 2, क्योंकि मास उसका होता है, ठीक है 2 हो रहा था ना मास, N2 तो 14 प्लस 14 28, बहुत अच्छे। चलो 28 अपॉन गैस की बात हो रही है STP पे, तो हम मोल्स कितना गिनते हैं, हम गिनते हैं 22.4 लीटर, लेकिन यहाँ पे क्या है ml में, तो क्या लगाओगे 22400, इतनी आएगा। चलो इनटू, अब यहां पर क्या आएगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमने कितनी निकाली 28.8 निकाला, ठीक है। चलो ये भी हो गया हमारा। अब क्या बचा तुम्हारा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या है तुम्हारा वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस 1.78 इनटू परसेंटेज है तो क्या लगाओगे, वाह यार बहुत अच्छे, चलो 100, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर लो, पहले ही हटा दो इसको, ये 2 0 गए, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आएगा 2.02%, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, देखो कहाँ पे है 20.02, ठीक है 12 2.02% और 3.0323, ठीक है। ना तो ये है, ना तो इतना ज़्यादा है, ना तो और ज़्यादा है, तुम्हारा क्या है 2.02। क्या समझ में आया इससे तुम्हें, क्वेश्चन ही तुम्हें सब बता देता है, ये समझ में आया हमें, क्या बता देता है, देखो क्वेश्चन ने बोल दिया था हमसे कि हमें डायरेक्ट बोल दिया था तुमसे कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो हम यहीं पे क्लियर हो गए थे कि दो चीज़ तो हैं ही, ठीक है, एक है तुम्हारा क्या जलडार और एक है तुम्हारा डोमास, ठीक है। अगर यहाँ पर H2SO4 कुछ बोल देता तो क्या लगाते हम, जलडार लगाते। यहाँ पर अगर NH3 बोल देता, अमोनिया बोल देता, तो क्या लगाते हम, जलडार लगाते, ठीक। अब देखो इसने क्या बोला, एक तो ml में बात करी, चलो ml छोड़ो बहुत छोटी बात है वो, ml में बात करी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोल दिया, हमें mm दे दिया, मतलब प्रेशर दे दिया, ठीक है, मतलब तुम्हें क्या दे दिया, प्रेशर, चलो प्रेशर दे दिया। उसके बाद उसने क्या क्या दे दिया, सभी तो दे दिया तुम्हें, यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, तुम्हें और भी चीज़ हो गई, T2 भी दे दिया, और मेन चीज़ सबसे बड़ी हिंट कहाँ से मिली तुम्हें, एक्वस टेंशन से। और अगर तुम्हें याद है एक्वस टेंशन कहाँ पे यूज़ होता है, जब ओवर द वाटर को तुम, क्या ओवर द वाटर किसको कलेक्ट करते हो, आंसर तो अब तो आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो वो नहीं बोलूँगा, अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड दैट शोज प्रोड्यूशन ब्लू कलर ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, द ऑक्सीडेंट स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज, ठीक है, ये तो पढ़ा है तुमने। जब तुम एस्टिमेशन करते हो किसका, नाइट्रोजन का, तो एक कलर आता है, हमने पढ़ा हुआ है लाइसेंस में, समझ रहे हो, ठीक है। क्या होता है कि भाई नाइट्रोजन का होता क्या है, Fe बनता है, बाहर 4 आता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में एक आयरन और आता है, CN6 और फिर 3 आता है, सर आयरन आयरन सुनो 6 3 बार, समझ रहे हो, ये होता है तुम्हारा। इसके कारण आता है तुम्हारा कौन सा कलर, प्रूशियन ब्लू कलर, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है सेंट्रल मेटल, ये है तुम्हारा सेंट्रल मेटल, शुभम सर ने बताया होगा तुम्हें, और शुभम सर ने तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना बताया होगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर का, ठीक है, जो तुम्हारा सेंट्रल मेटल में है, ठीक है। अगर नहीं बताया तो तुमने नहीं पढ़ा, उसने तो बताया है, मैंने पता देखा था, ठीक है, तुमने नहीं देखा, मैं क्या करूँ। चलो यहाँ पे देखो,
अब अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर पहले से ही पता है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लगा दो। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा Fe3+ 4 मोल बाहर। अब इसका निकालना है मुझे, क्या होगा FeCN6 3, और यहाँ पे क्या होगा 4- कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे 4- हो जाएगा। निकाल लो इसका X इज इक्वल टू प्लस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे आता है, X इसका रखा, ठीक है, -1 होता है इसका साइनाइड का, 6 मॉलिक्यूल हैं तो 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कितना है 4-, इसको छोड़ दो, यहाँ पे 4- है ये, ठीक है, बॉन्ड मत बना मत। बस अब क्या करना है, X ए प्लस टोटल कितना जाएगा +- 6 इज इक्वल टू -4, X इज इक्वल टू -4 + 6, इधर आ गया साइन ऑफ बिग नंबर, तो क्या हो जाएगा X इज इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन दिस कोऑर्डिनेशन स्पेयर कितनी होती है +2, +3 किसकी हो रही है, जो बाहर है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाता है कि भाई इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो आयरन प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, बाहर है तो अभी बताया, ठीक है ना, इतना क्लियर। चलो ये वाला हो गया, आगे चल लो। देखो अब ये बोल रहा है इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज अबव 130 डिग्री से ज्यादा, देन फ्लास्क शुड बी हीटेड ऑन वाटर बाथ, फ्लास्क शुड बी हीटेड ऑन एयर कंडेंसर, फ्लास्क शुड बी हीटेड ऑन सैंड बाथ, या फिर नो चेंज, सीधे कर सकते हो। मैंने बताया था किसी में, तो मैंने बताया था कि अगर तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, समझो डिस्टिलेशन में बताया था शायद, अगर बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा तो फ्लास्क को कहाँ रखोगे तुम, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हारा कोई भी लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लास्क फूट भी सकता है, समझो इतना हीट करने में फ्लास्क भी फूट सकता है, तो कहाँ पे रखोगे। देखो वाटर बाथ का यूज़ होता है जब तुम्हारा कुछ 100 डिग्री के आसपास हो, एयर कंडेंसर का यूज़ कब होता है, जब तुम्हारा यहाँ पर 130 डिग्री से भी ज़्यादा हो, ठीक है। और सैंड बाथ का कब यूज़ होता है, जब तुम्हारा 100 और 130 के बीच में हो, कहाँ पे 100 और 130 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो बॉइलिंग पॉइंट, तब ये यूज़ होता है, ठीक है। नो चेंज में तुम्हारा फ्लास्क नहीं रहेगा, फ्लास्क ब्लास्क हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फ्लास्क ब्लास्ट हो जाएगा, समझ गए, अगर तुमने ऐसे कर दिया तो, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे 25 क्वेश्चन। अब हम चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आगे वाली वीडियो में, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, हमने न्यूमेरिकल बेस भी देख लिए, ठीक है, और हमने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी देखे हैं, और इसमें से मैं तुम्हें बता दूं अच्छे से, इनमें से कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, लेकिन मॉडिफाई करके मैंने इधर बताएं, ठीक है। तो मैं तुमसे पहले ही बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर IUPAC में दिक्कत आई हो, ठीक है, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि एक बार 1 शॉट जाके देख लो, ठीक है, उसमें तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, और तुमसे अच्छे से बनते तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो तुम्हें बहुत ईजी लगा होगा और तुमसे बन रहा है, और अगर ईजी लगा है तो मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट हो गए एकदम मस्त, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए, तो कोई घबराने की बात नहीं है। और मुझे पता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम तो तुम्हें लगा होगा थोड़ा कि हाय संघर्ष, ठीक है, तो थोड़ा वैसा लगा होगा, तो चलो कोई बात नहीं, स्ट्रगल की है तो वो भी ज़रूरी है भाई थोड़ा, अगर जब तक टेंशन नहीं रहेगी ना तुम्हें किसी चीज़ की, तो परवाह नहीं रहती कभी कभी। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें आगे वाले मिलूंगा, लेक्चर नहीं देता हूँ मैं, ठीक है। अब तुम रेस्ट करो जाके, या फिर रिवाइज़ करो, अच्छी बात है। जब तुम देख रहे हो, डिपेंड करता है, तुम रात में देख रहे हो तो भाई सो जाओ, ठीक है, और अगर रात में पढ़ते तो पढ़ लो। तो ठीक है, अब मैं तुमसे आने वाली वीडियो में मिलूंगा जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो यही लगाएंगे हम, ठीक है, ये मत भूल जाना। चलो ठीक है, अब मैं तुमसे आने वाली वीडियो में मिलूंगा कहाँ, लर्न फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।